नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये हिंदी व्याकरण का पेपर है ना? वो हिंदी का पेपर है, व्याकरण का नहीं, हिंदी का पेपर है। और एग्जाम डेट है 31/5/2024। ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है। ठीक है, गूगल के माध्यम से, जेमिनी के माध्यम से देखते हैं। और सिर्फ इसमें हिंदी ही व्याकरण के क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य नहीं, क्योंकि वो अपनी सब्जेक्ट है नहीं है हिंदी साहित्य, और वो काम का भी नहीं है अपने, है ना? वो हिंदी साहित्य वालों के ही काम आएगा। तो हिंदी व्याकरण के ही क्वेश्चन देखने हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन उन पे चलते हैं। राम राम जी। बिल्कुल, हम सिर्फ हिंदी व्याकरण के प्रश्नों पर ही ध्यान देंगे और साहित्य के प्रश्नों को छोड़ देंगे। आप अपने पेपर के प्रश्न एक एक करके या जैसे आप चाहें यहाँ बता सकते हैं ताकि हम उन्हें हल कर सकें। श्रुति कटुत्व काव्य दोष का उदाहरण है। कवि की एकटक, है, इसको छोड़ते हैं। शशि जो उज्ज्वल, निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है? शशि सो उज्ज्वल, तिये बदन पल्लव सो मृदु पानी। इस पंक्ति में निम्नलिखित कौन सा अलंकार है? उपमा है, उत्प्रेक्षा है, रूपक है, यहाँ पर उपहनुति है। इस पंक्ति शशि सो उज्ज्वल तिय बदन पल्लव सो मृदु पानी में उपमा अलंकार है। यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से और हाथों की तुलना पत्तों से की जा रही है और सो शब्द का प्रयोग समानता दर्शाने के लिए हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रचना रचनाकार दृष्टि से सुमिलित विकल्प नहीं है। ज्ञान दीप, है ना? इसको छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन है, बताइए, गलत कथन बताइए। पहला ऑप्शन है ओ औ कंठ तालव स्वर है, ई तालव स्वर है, फिर रे मूर्धन्य स्वर है, सभी स्वर सघोष है। कौन सा है इसमें? इसमें गलत कथन ये है कि ओ औ कंठ तालव्य स्वर हैं। सही बात ये है कि ओ और औ कंठोष्ठ स्वर होते हैं, जबकि कंठ तालव्य स्वर ए और ऐ होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही गलत है इसमें। रे मूर्धन्य स्वर है, ये सही है। सभी स्वर सघोष हैं। ई तालव्य स्वर है, तो फिर ओ कंठ तालव्य स्वर है ना? ये गलत है, कंटोष्ट है ये। फिर रे मूर्धन्य स्वर है, रे ऋषिवाड़ा मूर्धन्य स्वर है। रे किस प्रकार से बनेगा? रे, रे। ई तालव्य स्वर है, सभी स्वर सघोष है। ठीक है। जी हाँ, र को सामान्यतः मूर्धन्य व्यंजन माना जाता है क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ मूर्धा को स्पर्श करती है। इसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि उच्चारण के समय जीभ में कंपन होता है। क्या आप इसके उच्चारण के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? निम्नलिखित में एक वचन से बहुवचन का सही विकल्प है ना, तो इसको ध्यान रखना, ये गलत है। ठीक है, जबकि रे मूर्धन्य स्वर है, ई तालव्य स्वर है, सभी स्वर सघोष हैं, है ना? ये बताइए, अंतस्थ जो व्यंजन है वो कौन कौन से हैं, और जो उष्म व्यंजन है वो कौन कौन से हैं? ठीक है। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल और व, और ऊष्म व्यंजन है श, श, स और ह। स है। तो फिर ये बताइए, ये जो स है ना, स्कूल बड़ा से, वो किस क्रम में आएगा? जैसे कि तैते देने में या फिर टेटे डे देने में? स्कूल वाला स दंत्य व्यंजन माना जाता है और ये स वर्ग में आता है। स वर्ग में त, थ, द, ध, न व्यंजन होते हैं और स का उच्चारण स्थान भी इन्हीं के समान दंत मूल होता है। ठीक है भाई, ये है इसमें। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक वचन से बहुवचन का सही विकल्प है। निम्नलिखित में से एक वचन से बहुवचन का सही विकल्प है। जैसे कि डिबिया का डिब्बे दे रखे हैं, एक वचन से बहुवचन बनाना है। क्यारी का क्यारी है और बिंदी लगा रखी है क्यारी के ऊपर। फिर विद्या का विद्याएं। ठीक है, इसके बाद में गो का गोए हैं। तो इसमें कौन सा सही है? निम्नलिखित में से एक वचन से बहुवचन का सही विकल्प है। इन विकल्पों में से विद्या का विद्याय वाला विकल्प सही माना जाता है क्योंकि इसमें एक वचन से बहुवचन बनाते समय सही प्रत्यय और मात्रा का प्रयोग किया गया है। बाकी विकल्पों में वर्तनी या प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हो सकती हैं। क्या आप कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं? तो आप ये बताइए, जो गो है, गो,
तो उसका बहुवचन क्या होगा? गौ का बहुवचन गायें होता है। इसके अलावा कई बार प्रयोग की दृष्टि से गौओं का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन गायें अधिक प्रचलित और मानक रूप है। क्या आपके पास कोई और शब्द है जिसका आप बहुवचन जानना चाहते हैं? गौओं का। तो एक वचन से बहुवचन का सही विकल्प है जब इसमें विद्या और विद्याएं आएगा। विद्याएं। ठीक है, डिब्बिया का डिब्बे नहीं, एक वचन से बहुवचन, डिब्बिया का डिब्बे सही विकल्प है ना। डिब्बिया का बहुवचन क्या होगा? डिबिया का बहुवचन डिबिया होता है। इसमें य के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से ये बहुवचन बन जाता है। क्यारी का क्या होगा? क्यारी का बहुवचन क्यारियां होता है। इसमें ई की मात्रा को छोटी ई में बदलकर अंत में या जोड़ दिया जाता है और या पर चंद्र बिंदु लगाते हैं। क्या आप कोई और शब्द पूछना चाहते हैं? फिर ये बताइए, गौ का गोवा बता दिया, कोई बात नहीं, चलो आगे चलते हैं। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अलचंद्र राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है ना, इसको छोड़ते हैं। भारत भूमि भुलाई जा सकती है। फिर बालकांड के कहानी संग्रह का कहानीकार का मिलान करते सही विकल्प चुनिए। फिर काव्य का एकमात्र प्रतिभा को मानने का है ना, छोड़ते हैं, इससे इसको निजती शुद्ध वाक्य है ना, जब इसको बताइए शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन है, अधिकतर लोगों का यही विचार है, इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण है, उसे भारी प्यास लगी है, और ऐसा साहित्य उत्कृष्टतम कहा जाएगा, उन्नत कहा जाएगा। कौन सा सही है इसमें? इन विकल्पों में से अधिकतर लोगों का यही विचार है वाला वाक्य शुद्ध माना जाता है। इसमें व्याकरण के नियमों का सही प्रयोग किया गया है। क्या आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहते हैं? तो पहले ना, आगे बढ़ने से पहले आप ये बताइए, जो उसे भारी भारी प्यास लगी, इसको शुद्ध रूप बताइए। उसे भारी प्यास लगी है का शुद्ध रूप होगा उसे बहुत प्यास लगी है। प्यास के लिए भारी विशेषण का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या आप अगले प्रश्न पर चलना बहुत चाहते हैं? प्यास, अरे रुक जा तो यार, इनको तो कर लेते हैं, जब आराम से चलेंगे। आप हमेशा ही अगले 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 अगले। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा जल्दी में लग रहा था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें इन वाक्यों के बारे में आराम से बात करनी चाहिए। आप बताइए, क्या आप इन्हीं वाक्यों में से किसी और के बारे में जानना चाहते हैं या कोई दूसरा सवाल पूछना चाहते हैं? ये बताइए, ऐसा साहित्य उत्कृष्टतम कहा जाएगा, इसका शुद्ध रूप लिखिए। इस वाक्य का शुद्ध रूप हो सकता है, इसे उत्कृष्टतम कहा जाएगा। यहाँ उत्कृष्टतम शब्द का प्रयोग सही है, लेकिन शायद जोड़ने पर वाक्य का अर्थ थोड़ा बदल सकता है या प्रवाहहीन लग सकता है। क्या आप कोई और वाक्य देखना तो चाहते हैं? फिर शुद्ध रूप बताइए, जैसे कि ऐसा साहित्य उत्कृष्टतम कहा जाएगा, इसका शुद्ध रूप लिखिए। इसे और अधिक स्पष्ट बनाने के लिए हम कह सकते हैं, ऐसा साहित्य उत्कृष्ट माना जाएगा। क्या आप अगले प्रश्न पर चलना चाहते हैं? उत्कृष्ट माना जाएगा ना, तब नहीं आएगा भाई इसमें। इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण है, इसका शुद्ध रूप कीजिए। इस वाक्य में समस्त और प्राणी मात्र का एक साथ प्रयोग अनावश्यक है। इसका शुद्ध रूप होगा, इसमें प्राणी मात्र का कल्याण है, या फिर आप कह सकते हैं इसमें सभी प्राणियों का कल्याण है। क्या आप अगले प्रश्न पर चलना चाहते हैं? ठीक है, शुद्ध वाक्य है, अधिकतर लोगों का यही विचार है। प्रकंपित ध्वनि है, व, ल, र और ये, बताइए कौन सा है? इनमें से र प्रकंपित ध्वनि है, क्योंकि इसके उच्चारण के समय जीभ में कंपन होता है। क्या आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? र, र। किस शब्द में प्र उपसर्ग है? प्रत्येक, प्रभु, प्रतिष्ठा, प्रत्यक्ष। इन विकल्पों में से प्रभु शब्द में प्र उपसर्ग है। इसका विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इसमें प्र उपसर्ग और भू मूल शब्द है। बाकी शब्दों में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। क्या आप अगले प्रश्न पर चलना चाहते हैं? प्रत्येक का उदाहरण है प्रति प्लस एक, प्रतिष्ठा का प्रति प्रतिष्ठा, और प्रत्यक्ष का प्रति प्लस इच्छा है। आगे चलते हैं। मंत्री एक वन बसत है ना, छोड़ते हैं। निम्न कौन सा वाक्य शुद्ध है ना, ये बताइए, निम्न से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तरुण, पहला ऑप्शन है, तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, तरुण नवयुवकों की।
फिर आगामी रविवार को वह जयपुर गया था। उसने मुझसे 10,000 रुपये दिए। बच्चा खाना और दूध पीकर सो गया। इन सभी विकल्पों में से बच्चा खाना और दूध पीकर सो गया वाक्य में कुछ त्रुटियां हैं, क्योंकि खाना खाया जाता है और दूध पिया जाता है। आमतौर पर इस तरह के पेपर में शुद्धिकरण के प्रश्न आते हैं। क्या आप इस वाक्य के अलावा किसी और वाक्य के बारे में जानना चाहते हैं या कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं? आप ये बताइए, जो इसमें शुद्ध रूप कौन सा है? मैंने आपको ऑप्शन बताए थे ना। वाक्य शुद्ध बताइए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइए उन विकल्पों को फिर से देखते हैं। तरुण नवयुवकों की शिक्षा में तरुण और नवयुवक का एक साथ प्रयोग पुनरुक्ति दोष है। आगामी रविवार को वह जयपुर गया था में आगामी भविष्य के लिए आता है, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। उसने मुझसे 10,000 रुपए दिए में कारक की अशुद्धि है। सही रूप होगा उसने मुझे 10,000 रुपए दिए। इन विकल्पों में से कोई भी वाक्य पूरी तरह शुद्ध नहीं है, लेकिन अगर सुधार करना हो तो उसने मुझे 10,000 रुपए दिए बनाया जा सकता है। क्या आप कोई और वाक्य देखना चाहते हैं? उसने मुझे 10,000 रुपये दिए। निम्नलिखित में से रचनाकार एवं है ना, छोड़ते हैं हिंदी साहित्य, छोड़ते हैं आज लगता है साथ रहना ही ठीक। आपका बंटी में विचार किसके हैं? छोड़ते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन के रूप में स्वीकृत लिपि चिन्ह नहीं है। दह, छ, ग, त्र कौन सा है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन के रूप में स्वीकृत लिपि चिन्ह द नहीं है। हिंदी वर्णमाला में मुख्य संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, य और श्र माने जाते हैं। क्या आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? ध नहीं है भाई। इसके बाद में हिंदी भाषा के विकास की लघु और सुमन प्रबल जो तुमने स्मारक उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी। बैक में काल है, उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी। जब संभाव्य भविष्य काल उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी तो वर्तमान तो काल तो नहीं होगा, है ना। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी। जब संभाव्य भविष्य काल चिट्ठी मिली होगी, या संदिग्ध वर्तमान काल उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी। जब ये भविष्य तो नहीं आएगा इसमें, है ना। संदिग्ध भूतकाल चिट्ठी मिली होगी, संदिग्ध वर्तमान काल कौन सा है इसमें? इस वाक्य उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी में संदिग्ध भूतकाल है। यहाँ पर क्रिया बीते हुए समय में पूरी होने का बोध कराती है, लेकिन उसमें संदेह या अनिश्चितता बनी रहती है। क्या आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? डिटेल बताइए इसकी, इसमें संदिग्ध भूतकाल कैसे है? इसमें संदिग्ध भूतकाल इसलिए है क्योंकि जो क्रिया है यानी चिट्ठी मिलने का काम वो बीते हुए समय में हुई है, लेकिन उसके बारे में पक्का नहीं कहा जा सकता। वाक्य के अंत में होगी लगने से उस काम के होने पर संदेह या अनिश्चितता बनी रहती है, इसलिए ये संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। तो ये संदिग्ध वर्तमान काल क्यों नहीं हो सकता? संदिग्ध वर्तमान काल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्रिया के पूरा होने का बोध हो रहा है। चिट्ठी मिलने का काम बीते समय में हुआ है और उस पर संदेह है। वर्तमान काल में तो क्रिया अभी चल रही होती है, जैसे वह पढ़ रहा होगा, इसलिए यह संदिग्ध भूतकाल का सही उदाहरण है। विदेशी शब्द नहीं है। खिड़की, देर, चेचक, तमाशा। इनमें से खिड़की विदेशी शब्द नहीं है, ये एक देशित शब्द है। बाकी देर, चेचक और तमाशा विदेशी शब्द हैं। क्या आप अगले प्रश्न पर चलना चाहेंगे? तो फिर ये बताइए, ये जो खिड़की है ये कहाँ का है? खिड़की एक देशित शब्द है। इसका मतलब यह है कि यह भारत की स्थानीय बोलियों से निकला है और आम बोलचाल में प्रयुक्त होता है। इसकी उत्पत्ति किसी निश्चित चल देश ठीक या है, मान राज्य लिया से ना। हुई। खिड़की, खिड़की मान ली, खिड़की अपना है। तो ये चेचक और देर और तमाशा ये कहाँ से लिए गए हैं? फारसी है, उर्दू है, अरबी है? चेचक शब्द तुर्की भाषा से आया है, देर शब्द फारसी भाषा का है और तमाशा शब्द अरबी भाषा से आया है, जो फारसी के रास्ते हिंदी में प्रचलित हुआ। क्या आप अगले प्रश्न पर चलना चाहेंगे? निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी शब्द पुल्लिंग है ना। तो ये तो कर देंगे अपन, जैसे कि अ, होता होती लगा के देख लीजिए, है ना। जैसे कि पीतल होता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, है ना। तो पीतल होता है, भारत होता है, चांदी होती है ना स्त्रीलिंग।
सरोज होती है, नयन होता है, नयन होती है, नयन होती है, गणित होता है, गणित होती है। ठीक, पुल्लिंग है। सरोज होती है, सरोज होता है, नयन होता है, नयन होती है, नयन होती है, नयन होता है ना? ये तो नहीं है। सोना होता है, कपूर होता है, मणि होता है या फिर मणि होती है। तो शब्द पुल्लिंग है। दही होता है, उड़ान होता है, अनाज होता है ना? दही होती है नहीं, उड़ान होती है, उड़ान होता है, उड़ान होता है, उड़ान होती है, उड़ान होती है। ये तो स्त्रीलिंग है। अनाज होता है। जब कौन से शब्द पुल्लिंग है? पीतल, भारत, जब ये तो गलत हो गया। अनाज होता है, उड़ान होती है ना? ये नहीं है, दो गए। सरोज, नयन और गणित। सोना होता है, कपूर होती है ना? कपूर होता है, कपूर होता है, सही है ये दोनों तो। लेकिन मणि होती है या मणि होता है? मणि होता है या मणि होती है? मणि होता है या मणि होती है? जब इसमें क्या करें भाई, है ना? ये दोनों तो नहीं है। अब सरोज, नयन और गणित होती है। गणित होता थोड़ी है, गणित होता है, गणित होता है, गणित होती है ना? जब ये तो नहीं है तो फिर यही करते हैं चार। मणि हमेशा स्त्रीलिंग होती है। अगर विकल्पों में कोई ऐसा समूह है जिसमें सभी शब्द पुल्लिंग हैं, जैसे अनाज, दही और घी, तो उन्हें पुल्लिंग माना जाएगा। क्या आपके पास विकल्पों की सूची है जिससे हम सही उत्तर चुन सकें? ये बताइए, दही, उड़ान और अनाज, क्या ये पुल्लिंग है? इनमें से दही और अनाज पुल्लिंग है, लेकिन उड़ान स्त्रीलिंग है। इसलिए ये सभी शब्द पुल्लिंग नहीं कहे जा सकते। क्या आप कोई और समूह देखना चाहते हैं? तो फिर पीतल और भारत और चांदी, इनमें ये क्या तीनों पुल्लिंग है? नहीं, इनमें से पीतल और भारत पुल्लिंग है, लेकिन चांदी स्त्रीलिंग है। इसलिए ये तीनों शब्द पुल्लिंग नहीं है। क्या तो आप कोई और समूह तो देखना फिर ये चाहते हैं? बताइए, सरोज, नयन और गणित, इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तीनों ही पुल्लिंग है। जी हाँ, सरोज, नयन और गणित ये तीनों ही शब्द पुल्लिंग हैं, तो ये समूह सही माना जाएगा। क्या आप अगले प्रश्न पर चलना चाहते हैं? तो आप मुझे ये बताइए, ये जो गणित है, ये पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है? गणित शब्द पुल्लिंग होता है। क्या आपके मन में कोई और सवाल है? हम तो इसको स्त्रीलिंग समझ रहे थे, पुल्लिंग गणित को। जी हाँ, बिल्कुल। गणित पुल्लिंग ही होता है। क्या आप अपने पेपर का अगला प्रश्न पूछना चाहते हैं? नहीं, स्त्रीलिंग समझ रहे थे हम तो गणित को। व्याकरण में स्त्रीलिंग बता रखा है ये गणित। हिंदी व्याकरण के अनुसार गणित शब्द पुल्लिंग ही माना जाता है। कभी कभी बोलचाल में भ्रम हो सकता है, लेकिन मानक रूप से ये पुल्लिंग ही है। क्या ठीक आप ठीक अगला ठीक प्रश्न? ठीक, धन्यवाद धन्यवाद, माय मिस्टेक। आगे चलते हैं। कथन इसको छोड़ते हैं। ये यही है भाई। अच्छा दिया है इसने, जानबूझ के दिया है ये गणित। गणित होती है, गणित होता है, हाँ दोनों सही में आ जाता है वो ना। किस विकल्प में अधिकरण कारकवाची पर का प्रयोग नहीं हुआ है? अच्छे काम पर इनाम मिलता है। अधिकरण है ना? अधिकरण कारकवाची पर का प्रयोग नहीं हुआ है। कर्ता ने कर्म को जैसे कि तत्पुरुष है ना, तस्मत जैसे कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अवदान से अलग होने करता है। अधिकरण में पड़ी संबंधों न हो, और जो संबंध है काके की रारेरी नानेनी। तो फिर पर यानी कि मैं पर भी। अच्छे काम पर इनाम मिलता है। वहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, है ना? ये भी है। फिर पर दिन पर दिन भाव चल रहा है, दिन पर दिन। फिर बात पर बात निकलती है। कौन सा है इसमें बताइए? इन विकल्पों में से वहां तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता वाक्य में पर का प्रयोग अधिकरण कारकवाची के रूप में नहीं हुआ है। यहाँ पर का अर्थ पंख है। क्या आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहेंगे? अरे हाँ, सही सही सही। ये अच्छी है, क्या इससे आप अगले हिंदी पढ़ी की है ना? तो इसमें जैसे कि पर है ना, तो अच्छे काम पर इनाम मिलता है। ठीक है। दिन पर दिन भाव चल रहा है। बात पर बात निकलती है।
ठीक है, ये पर वो से है, सही है। आपने इस अनित्य शरीर का जो अल्प ही काल में नाश हो जाएगा इतना मोह किया। वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है। जब आपने इस अनित्य शरीर का जो अल्प ही काल में नाश हो जाएगा इतना मोह किया। वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है जो अल्प ही काल में नाश हो जाएगा। जब क्या इसमें संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है, काल या काल करें रीति, बताइए क्या है इसमें। इस वाक्य में रेखांकित उपवाक्य जो अल्प ही काल में नाश हो जाएगा विशेषण उपवाक्य है। ये इसलिए है क्योंकि ये अनित्य शरीर की विशेषता बता रहा है। क्या आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? जो अल्प काल में ही नाश हो जाएगा इतना मोह किया। वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य की और विशेषता बताइए। विशेषण उपवाक्य की विशेषता ये होती है कि ये प्रधान उपवाक्य में आए किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ये उपवाक्य सामान्यतः जो, जिसे, जिसको, जैसा आदि शब्दों से शुरू होते हैं। उदाहरण के लिए, वह लड़का जो कल आया था मेरा दोस्त है। यहाँ जो कल आया था विशेषण उपवाक्य है। क्या आप इस बारे में और उदाहरण जानना चाहते हैं? बच्चा पढ़कर सो गया। वाक्य में रेखांकित अंत में क्रिया है, ये तो पूर्वकालिक है। जी हाँ, बच्चा पढ़कर सो गया में पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया है। ये तब होती है जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है। यहाँ पढ़कर क्रिया पूरी होने के बाद ही दूसरी क्रिया सो गया हुई है। क्या आप कोई और उदाहरण देखना चाहते हैं? रत्यादि स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली आश्रय की वह चेष्टाएं कहलाती है। आलम्बन विभाव, व्यभिचारी भाव, उद्दीपन विभाव और अनुभाव। रत्यादि स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली आश्रय को बताइए क्या है इसमें। रत्यादि स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली आश्रय की बाह्य चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। ये वे शारीरिक क्रियाएं या हाव भाव होते हैं जिनसे पता चलता है कि मन में कौन सा भाव जागा है। क्या आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? तो ये रत्यादि का होता है, ये रत्यादि। रत्यादि का मतलब है रति और आदि। रति का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग, जो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। आदि का अर्थ है इसके साथ अन्य स्थायी भाव भी शामिल हैं, जैसे हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और शांत। क्या आप रस और उनके स्थायी भावों के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं नहीं, काफी है ना। तो फिर ये अनुभाव है भाई इसमें, ये साहित्य का है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हिंदी बोलियों का समूह है। बिहारी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हिंदी बोलियों का समूह है। तो फिर अर्धमागधी की बात है ना, तो मगध की बात है, तो ये पूर्वी हिंदी है क्या इसमें। जी हाँ, बिल्कुल सही। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हिंदी बोलियों का समूह पूर्वी हिंदी है। इसके अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। क्या आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहेंगे? आज लोगों के मन में यह बात समा रही है कि जहाँ तक हो सके शीघ्र ही शत्रुओं से बदला लेना चाहिए। वाक्य में उद्देश्य है, शीघ्र ही शत्रुओं से बदला लेना चाहिए। वाक्य में उद्देश्य है। इस वाक्य में जो मुख्य बात कही जा रही है वो है शत्रुओं से बदला लेना। व्याकरण की दृष्टि से यही इस उपवाक्य का मुख्य उद्देश्य या जिसके बारे में कहा जा रहा है वो है। क्या आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहते हैं? तो आपके हिसाब से इसमें क्या है, उद्देश्य क्या है, शत्रुओं से, सही है। जी हाँ, इस वाक्य में उद्देश्य शत्रुओं से बदला लेना है, क्योंकि पूरी बात इसी कार्य के बारे में कही जा रही है। ये क्रिया का मुख्य केंद्र बिंदु है। क्या आप कोई और वाक्य समझना चाहते आज हैं? लोगों के मन में यही बात समा रही है, जहाँ तक हो सके शीघ्र ही शत्रुओं से बदला लेना चाहिए। वाक्य में उद्देश्य है। ये जो उद्देश्य के बारे में और बताइए भाई, उद्देश्य। व्याकरण में उद्देश्य वाक्य का वो भाग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। साधारण शब्दों में ये कर्ता या वो मुख्य विषय होता है जिस पर पूरा वाक्य टिका हुआ होता है। जैसे आपके दिए गए वाक्य के उदाहरण में
शत्रुओं से बदला लेना उद्देश्य है क्योंकि पूरी बात इसी के बारे में कही जा रही है। क्या आप उद्देश्य और विधेय के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? ठीक है, तो ये बताइए पहचान कैसे करेंगे? उद्देश्य की पहचान करने के लिए आप वाक्य में ये देखें कि किसके बारे में बात की जा रही है या फिर कौन वो काम कर रहा है। जो कर्ता या मुख्य विषय होता है वही उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में बात राम के बारे में हो रही है, इसलिए राम उद्देश्य है। क्या आप किसी अन्य वाक्य पर अभ्यास करना चाहते हैं? नहीं, काफी है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। शुद्ध शब्द है विदेशिक, रसिक, व्यवहारिक, साप्ताहिक। इन विकल्पों में से वैदेशिक और रसिक दोनों शब्द शुद्ध हैं। क्या आप किसी विशिष्ट नियम या किसी अन्य प्रश्न पर बात करना चाहते हैं? नहीं नहीं, इसमें ही बताइए भाई, जैसे कि वो छोटी मात्रा है विदेशिक में, सिक में भी छोटी मात्रा है सिक में। ठीक है, व्यवहारिक री में भी छोटी मात्रा है, साप्ताहिक है ना इसमें भी छोटी मात्रा है हिक में, और रसिक सी है ना इसमें भी छोटी मात्रा है। बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है? व्यावहारिक नहीं, सही शब्द व्यावहारिक होता है। वैदेशिक, रसिक और साप्ताहिक तीनों ही शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं। क्या हम अगले प्रश्न पर आगे बढ़ें? कौन सा शुद्ध है इसमें? व्यवहारिक सही है? जी नहीं, व्यावहारिक सही नहीं है। सही शब्द व्यावहारिक होता है, जिसमें व में आ की मात्रा लगती है। वैदेशिक, रसिक और साप्ताहिक शुद्ध हैं। क्या आप अगले प्रश्न पर चलना चाहेंगे? वैदेशिक ये होता है ना, इसको हटा दे। रसिक, रसिक शुद्ध है। ठीक है, और शुद्ध शब्द है। जब व्यवहारिक का शुद्ध रूप क्या बता रहे हैं आप? वाह वाह। व्यावहारिक का शुद्ध रूप है व्यावहारिक, यानी व में आ की मात्रा लगेगी। क्या आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? शुद्ध शब्द है। और क्या ये जो रसिक है, जैसे कि सी है इसमें छोटी मात्रा है, क्या ये सही है? जी हाँ, रसिक शब्द में स पर छोटी ई की मात्रा होती है, जो कि बिल्कुल सही है। क्या आप अपने पेपर का कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? साप्ताहिक को शुद्ध रूप में लिखिए। साप्ताहिक का शुद्ध रूप साप्ताहिक होता है, जिसमें द पर बड़ी ई की मात्रा और क पर छोटी ई की मात्रा आती है। क्या आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहेंगे? रसिक है इसमें ना, बंदे ने सही किया है रसिक, क्योंकि वो ये वैदेशिक आएगा, ये तो वैदेशिक। व्यवहारिक में वह आएगा। ठीक, और साप्ताहिक में साप्ताहिक आएगा। साप्ताहिक का शुद्ध रूप साप्ताहिक आएगा ना, साप्ताहिक है ना, ये साप्ताहिक आएगा। ठीक, मात्रा का पता नहीं चलता है आई को, लेकिन जैसे कि वो शुद्ध रूप तो बता सकता है ना, जैसे कि ये दे रखा है इसने कि भाई अब इसको क्या पता कि ये छोटी मात्रा है, ये वो बड़ी मात्रा है, लेकिन है ना, अब जैसे कि इससे कहेंगे ना कि भाई साप्ताहिक का शुद्ध रूप बताइए, तो वो शुद्ध रूप तो बता देगा, तो फिर से ही पता चल जाएगा इसमें कौन सी गलती है। ठीक तरह से इसमें निम्नलिखित में से किसे निर्गुण संत का अवधारा छोड़ते हैं? आचार्य रामचंद्र छोड़ते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? जब जैसे कि सरोज, पदम, कोरक, फिर अरविंद, मुकुल, अम्बुद, अम्बुज आएगा ये तो ना, ये तो बादल का है। फिर जलज, जलजात ना, गोचा का पता नहीं है। पुंडरिक, नलिन और राजीव, ये चार ही सही लग रहा है। बताइए कौन सा है इसमें? इन विकल्पों में से पुंडरीक, नलिन और राजीव वाला समूह कमल के पर्यायवाची शब्दों का है, तो ये विकल्प सही माना जाएगा। क्या आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहेंगे? तो आप मुझे ये बताइए, जो अरविंद और जो मुकुल है वो कमल के ही है ना? अरविंद तो कमल का पर्यायवाची है, लेकिन मुकुल का अर्थ कली होता है, जो फूल खिलने से पहले की अवस्था है। क्या आप कोई और पर्यायवाची शब्द जानना चाहते हैं? तो क्या ये मुकुल है जो ये कमल का पर्यायवाची नहीं है? नहीं, मुकुल कमल का पर्यायवाची नहीं है। मुकुल का अर्थ कली होता है। कमल के पर्यायवाची शब्दों में अरविंद, सरोज, पंकज, जलज आदि आते हैं। क्या आप इनके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं?
अमुद का मतलब क्या होता है? तो अमुद मतलब बादल। नहीं, अमोद का मतलब बादल नहीं होता। अमोद का अर्थ होता है खुशी, नहीं आनंद नहीं या नहीं सुख। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है ए मुद, अम्बुद है ना, बे में आधा में है, ऊ की मात्रा है बू, अम्बुद। अब समझ में आया। अम्बुद का अर्थ बादल होता है। क्या आप किसी और शब्द का अर्थ जानना चाहते हैं? सरोज, पदक, ये पदम है ना, ये तो कमल के हैं, इनमें कोई। सरोज का मतलब क्या होता है? सरोज का अर्थ होता है कमल। ये शब्द संस्कृत के दो शब्दों और सर और पदम, पदम पदम भी कमल है। जी हाँ, पद्म भी कमल का ही पर्यायवाची है। ये शब्द बहुत पवित्र माना जाता है और अक्सर देवी देवताओं से जुड़ा होता है। क्या आप किसी और शब्द के बारे में जानना चाहते हैं? तो आप मुझे ये बताइए, ये जो कोरक है ना, कोरक, 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 ये कोरक किसका पर्यायवाची है? कोरक। कोरक का अर्थ होता है कली। ये मुकुल, कलिका या अधखिले फूल इन सभी का पर्यायवाची है। क्या आप कोई और शब्द जानना चाहते हैं? कोरक नहीं है, अमुद बादल का है, अरविंद और मुकल कली को बोलते हैं, पुंडरिक नलिन राजीव है, जलज, जलजात। ये बताइए गूंचा किसका पर्यायवाची है? गूंचा। गुंचा का अर्थ कली होता है। ये शब्द भी मुकुल, कलिका और कोरक का ही पर्यायवाची है। क्या आप कोई और शब्द जानना चाहते तो हैं? फिर जलज, जलजात, सरोज, पदम, पुंडरिक, नलीन, राजीव और अरविंद है ना, ये किसके हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। कोरक, गूचा और अम्बुद है ना, ये किसके हैं? कली के हैं, ध्यान रखना। किस विकल्प में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? जब जैसे कि कृत्य स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, कृत्य होता है, क्षण होता है ना, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। कृत्य होती है, कृत्य होता है, क्षण होता है, दमन होता है, आज्ञा होती है ना, स्त्रीलिंग है। घोषणा होता है, नहीं घोषणा होती है, प्रार्थना होती है ना, तो फिर तो यही है, कृत्य और क्षण। ये सही है क्या? इसमें ये पुल्लिंग शब्द है ना दोनों। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। कृत्य और क्षण दोनों ही पुल्लिंग शब्द हैं। क्या आप अपने पेपर का कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? किस विकल्प में सभी शब्द यौगिक क्रिया विशेषण है? जैसे कि उदाहरण है, ऑप्शन है प्रेम पूर्वक इसलिए पहला, दूसरा है दिन भर और दूर, तीसरा है पहले और ठीक, चौथा है रात तक अचानक। बताइए कौन सा है? इन विकल्पों में से प्रेम पूर्वक और इसलिए वाला समूह यौगिक क्रिया विशेषणों का है। इसमें दोनों शब्द यौगिक हैं। क्या आप अगले प्रश्न पर चलना चाहेंगे? प्रेम पूर्वक और इसलिए, तो आप मुझे ये बताइए, ये यौगिक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? यौगिक क्रिया विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो दो या अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं या फिर किसी मूल शब्द में प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं। जैसे प्रेम पूर्वक में प्रेम और पूर्वक जुड़ा है और इसलिए भी एक यौगिक शब्द है। क्या आप इस बारे में और उदाहरण जानना चाहते हैं? बताइए बताइए। जी बिल्कुल। कुछ और उदाहरण है धीरे धीरे, रातों रात और आजकल। ये सभी शब्द एक से अधिक शब्दों या दो बार एक ही शब्द के प्रयोग से बने हैं। क्या आप और कुछ जानना चाहते हैं? आगे चलते हैं। जब वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? सारे कम कंपन कहानी के संदर्भ में कथन कितना है ना, जब वो तो 45 तो हिंदी साहित्य का है, इसको देखते हैं। ये जो है ना 47, इसको देखते हैं। 47 नहीं, ये 46। वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? जिसे करना कठिन हो, दुर्बोध। एक तो ये है, दिए गए उपकार को मानने वाला, दिए गए उपकार को मानने वाला कृतक सही है, जहाँ पहुंचा न जा सके वो अगम, ये भी सही है, जहाँ पहुंचना कठिन हो, ये दुर्गम भी सही है। तो की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? जिसे करना कठिन हो, तो ये दुर्बोध थोड़ी आएगा, वो तो आएगा जैसे कि जिसे करना कठिन हो, तो इसके लिए यही आना चाहिए, दुर्बोध तो अलग है, जिसे करना कठिन हो, यानी कि दुष्कर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। जिसे करना कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं, न कि दुर्बोध।
दुर्बोध का अर्थ होता है जिसे समझना कठिन हो। क्या आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? तो फिर दिए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ है, किए गए उपकार को मानने वाला किए गए उपकार को न मानने वाला वो कृतज्ञ है। और जहाँ पर पहुँचा न जा सके अगम है, जहाँ पहुँचना कठिन हो वो दुर्गम है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर आदिकाल रीति मुक्ति वह दिनन में किस विकल्प में गलत संधि है? एक ऑप्शन है वार्ड में, वाक प्लस में, तृष्णा का है त्रिस प्लस षणा, महेश का है महत प्लस छत्र, और तद्रुप का है तत् प्लस रूप। बताइए कौन सा गलत है इसमें? इन विकल्पों में से तृष्णा जो कि त्रिस प्लस ना लिखा है वो गलत संधि है। सही संधि विच्छेद त्रिश प्लस ना होता है। क्या आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहेंगे? त्रिस प्लस ना होता है या प्रणा होता है? सही है, तृष्णा सही का है, सही शब्द सही है, सही है। वो क्या है कि वो जो संधि होती है ना, जब णा का ना हो जाता है ना। सही बात है ये। तो फिर गलत संधि विच्छेद ही हो चुका है। तो वर्ड में वाक प्लस में महत छत्र महत प्लस छत्र, तद्रुप तत् प्लस रूप। तो फिर तृष्णा है ना, तो तृष्णा का हो जाएगा ये णा है ना, ये एक पे ही बात नहीं है। जैसे कि जिसके भी पीछे अगर वो तृणा आएगी ना, वो ना ही हो जाएगा। ठीक है, तृष्णा का ना हो जाएगा, यानी कि ना का णा बदल जाएगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो वाड़े में वाक प्लस में महत छत्र महत प्लस छत्र, तद्रूप तत् प्लस रूप, तद्रूप तत् प्लस रूप, तद्रूप तत् प्लस रूप, तद्रूप तत् प्लस रूप। तद्रूप को बताइए संधि विच्छेद क्या है? तद्रूप का तत् प्लस रूप है, महेश छत्र का महत प्लस छत्र है, वाड़े में का वाक प्लस में है। दोबारा से देखते हैं। वाड़े में का वाक प्लस में है, महेश छत्र का महत प्लस छत्र है, तद्रूप का तत् प्लस रूप है। आगे चलते हैं। जी निम्नलिखित हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य निजवाचक सर्वनाम की प्रयुक्ति नहीं हुई है? निम्नलिखित में से कौन सी वाक्य में निजवाचक सर्वनाम की प्रयुक्ति नहीं हुई है? जब जैसे कि निजवाचक की प्रयुक्ति नहीं है। इस विषय में आप लोगों की क्या राय है? इस विषय में प्रयुक्ति नहीं हुई है। वह अपने को सुधार रहा है, मैं आप वहीं से आया हूँ। मैं आप मैं आप मैं आप वहीं से आया हूँ। अपने से बड़े का आदर करना उचित है। इन विकल्पों में से इस विषय में आप लोगों की क्या राय है वाक्य में आपका प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के रूप में नहीं बल्कि मध्यम पुरुष आदरणीय सर्वनाम के रूप में हुआ है। क्या आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? इस विषय में आप लोगों की क्या राय है? निजवाचक सर्वनाम की प्रयुक्ति नहीं हुई है। ठीक है, जबकि वह अपने को सुधार रहा है, अपने को, मैं आप वहीं से आया हूँ। इसमें ये बताइए निजवाचक कौन सा है? इन दोनों वाक्यों में वो अपने को सुधार रहा है मैं अपने और मैं आप वहीं से आया हूं में आप निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। क्या आप किसी अन्य वाक्य के बारे में जानना चाहते हैं? अपने से बड़े का आदर करना उचित है। इसमें निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? इस वाक्य अपने से बड़े का आदर करना उचित है में अपने का प्रयोग निजवाचक सर्वनाम के व्यापक अर्थ में हुआ है जो यहाँ पर किसी के स्वयं के बड़ों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। क्या आप कोई और वाक्य देखना चाहते हैं? अपने अपने से। ठीक है, मैं आप, वह अपने को, और इस विषय में आप लोगों की, है ना, तो ये वो नहीं है, ये सही कह रहा है ना, उसके रूप में प्रयोग किया गया है। फिर आगे चलते हैं। काव्य लक्षण अलंकार की दृष्टि में कौन से विकल्प सम्मिलित है? फिर एक विशेष काव्योलोदन, आज्ञा रहित रोज कहानी करके मीन सब चोरी प्रभु फिरता आदि के संबंध में असत कथन तत्सम शब्द है ना। जब जैसे कि तत्सम शब्द है तो सूत, छाया, छेद और चंपा। तो तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? छेद तो नहीं है। इन इन विकल्पों में छाया तत्सम शब्द है क्योंकि ये संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त होता है। बाकी शब्द सूद, छेद और चंपा तद्भव शब्द हैं। क्या आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? फंसा दिया भाई इसने, तो ये जानबूझ के दिया है ना, इस प्रकार का फर्स्ट ग्रेड का पेपर है भाई ये हिंदी का।
आई बात समझ में? 31/5/2024 को ये लगी थी एग्जाम। जब ये ऐसे जानबूझ के दिया है, क्योंकि जो तत्सम है वो संस्कृत से आए हुए शब्द होते हैं, ये अपन जानते हैं, लेकिन कोई कोई जो तद्भव है वो इस प्रकार से लगते हैं कि वो है तो तद्भव, लगते तो तद्भव जैसे हैं, लेकिन वो संस्कृत जैसे होते हैं। इसी प्रकार के तत्सम में भी इसी प्रकार के तत्सम होते हैं, जो लगते तो तत्सम है वो तद्भव है। मेरा कहने का मतलब समझ रहा है ना, यानी कि वो लगते तत्सम है लेकिन होते तद्भव है, होते तद्भव है लेकिन लगते तत्सम है लेकिन होते तद्भव है ना। तो फिर ये जो सूत है, छेद है और ये चंपा है, ये क्या है? तत्सम है। तो नहीं, ये तद्भव है। और जबकि छाया तत्सम है। सूत, छेद में तो कोई समस्या नहीं है कि भाई छेद है। सूत, जैसे कि अगर बात करें रात, ये रात है जो देशज है, ठीक है, तद्भव है ना। रात है जो तद्भव है, रात है जो तद्भव है, और जो रात्रि है, रात्रि वो तत्सम है। तत्सम मतलब जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं, है ना, तो वो तत्सम है रात्रि। और जो तद्भव है उसको बोलते हैं, है ना, देसी शब्द, अगर मोटा मोटी देखी जाए तो। लेकिन कभी कभी कार जैसे कि ये लग रहा है ये कि भाई ये तद्भव ही है, लेकिन ये तद्भव नहीं है भाई, तत्सम है। लगता तो तद्भव है लेकिन तद्भव ना होगा, ये तत्सम है, छाया। तो तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द इसमें छाया है, तो इसका मतलब ये बाकी तद्भव है, सूत, छेद और चंपा। दमड़ी की बुढ़िया टका सिर मुंडाई, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। दमड़ी की बुढ़िया टका सिर मुंडाई, दमड़ी की बुढ़िया टका सिर मुंडाई, लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है। जीतने का माल हो, जितने का माल हो उससे ज्यादा उस पर व्यय होना। बलवान व्यक्ति अपराध करने पर तुच्छ मनुष्यों से भी दबता है। दिन रात काम करने पर भी काम पूरा न होना। थोड़े नुकसान से बेईमान का पता चलता है। दमड़ी की बुढ़िया, दमड़ी की बुढ़िया, दमड़ी की बुढ़िया टका सिर मुंडाई, टका सिर मुंडाई। जब ये एक होना चाहिए भाई इसमें। जी हाँ, आपकी पहचान बिल्कुल सही है। दमड़ी की बुढ़िया टका सिर मुंडाई, इस लोकोक्ति का निकटतम अर्थ होता है जितनी की वस्तु नहीं उससे ज्यादा उस पर खर्च होना। क्या आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल बढ़ना चाहेंगे। फिर आगे चलते हैं। निबंध संग्रह और उसके रचनाकार की दृष्टि से असंगत विकल्प है ना, छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से काव्यांश और उससे निहित काव्य दोष की दृष्टि से असंगत विकल्प है। निम्न में से ग्राम्य आत्मकथा और दृष्टि से, फिर सूरदास, निम्न घोषा आधार लॉन्जेंस, निम्न में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, ये बताइए। जैसे कि बड़ों की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है, उन्होंने इस बात की आपत्ति उठाई, मैंने उसे बैठने की कुर्सी दी, व्यापार में सेठ रामलाल के कोई घाटा नहीं हुआ। शुद्ध वाक्य है। इन विकल्पों में से बड़ों की आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है वाला वाक्य पूरी तरह शुद्ध है। क्या आप अगले प्रश्न पर चलना चाहते हैं? ठीक, मैंने उसे बैठने की कुर्सी दी, मैंने उसे बैठने की, मैंने बैठने को, मैंने उसे बैठने को कुर्सी दी, मैंने उसे बैठने के लिए, मैंने उसे बैठने के लिए कुर्सी दी, है ना, ये सही हो जाएगा। उन्होंने इस बात की आपत्ति उठाई, उन्होंने, इसका शुद्ध रूप बताइए, उन्होंने इस बात की आपत्ति उठाई का। उन्होंने इस बात की आपत्ति उठाई का शुद्ध रूप होगा उन्होंने इस बात पर आपत्ति उठाई, या फिर उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। क्या आप कोई और वाक्य देखना चाहते हैं? व्यापार में सेठ रामलाल के कोई घाटा नहीं हुआ, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा व्यापार में सेठ रामलाल को कोई घाटा नहीं हुआ। क्या आप किसी और वाक्य के बारे में जानना चाहते हैं? व्यापार में सेठ रामलाल के कोई घाटा नहीं हुआ, क्या शुद्ध रूप क्या बताया आपने? मैंने इसका शुद्ध रूप बताया था, व्यापार में सेठ रामलाल को कोई घाटा नहीं हुआ। क्या आप इसे दोहराना चाहते को, हैं? को, को, ठीक है, व्यापार में सेठ रामलाल को, ठीक। बड़ों की आज्ञा आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देव संज्ञा से बना विशेषण है, देव संज्ञा से बना विशेषण है, तो फिर देवत, देविक, देवता, देविक,
बताइए कौन सा है इसमें। इन विकल्पों में से दैविक देव संज्ञा से बना विशेषण है। कौन सा बताया आपने। मैंने बताया था कि दैविक देव संज्ञा से बना विशेषण है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या अगले प्रश्न पर चलें? बताइए बताइए और बताइए। ठीक है, आप अपने पेपर का अगला प्रश्न पूछ सकते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। नहीं, आप तो इसके बारे में बताइए। देव संज्ञा से बना विशेषण है। देव संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए एक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देव जमा एक मिलने पर दैविक बनता है, जिसका अर्थ होता है देव संबंधी या ईश्वरीय। क्या ये स्पष्ट है? देविक है इसमें ना। देविक। देविक है भाई। देव संज्ञा से बना विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जैसे उनके गुण, दोष, संख्या, मात्रा या आकार बताते हैं। उदाहरण के लिए काला कुत्ता या बड़ा घर। इनमें काला और बड़ा विशेषण हैं जो क्रमशः कुत्ते और घर की विशेषता बता रहे हैं। क्या आप इसके कोई और उदाहरण देखना चाहते हैं? तो फिर ये बताइए संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु को बोध करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। क्या आप इनके बारे में कुछ और विस्तार से जानना चाहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम उन शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम के स्थान पर किया जाता है। सर्वनाम का मुख्य उपयोग ये होता है कि इससे बार बार संज्ञा का प्रयोग करने से बचा जा सके और भाषा सुनने में सुंदर और प्रभावी लगे। हिंदी में इसके 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। क्या आप किसी विशिष्ट भेद के बारे में जानना चाहते हैं? आगे चलते हैं। इन शब्दों को पढ़िए। शब्दकोश में इन शब्दों का क्रम से होगा। तो पहला है पार्षद, पारिजात, पार्थक और पार्श्वनाथ। तो शब्दकोश के हिसाब से उनको व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश के क्रम के हिसाब से सही क्रम होगा पारिजात, पार्थक्य, पार्षद और पार्श्वनाथ। क्या आप किसी और प्रश्न पर चलना चाहते हैं? पारिजात और पार्थक्य। पारिजात और पार्थक्य यानी कि व और से। जब ये बताइए आप शब्दकोश के क्रम से कैसे व्यवस्थित करते हैं। शब्दकोश में शब्दों को व्यवस्थित करने के लिए हम वर्णमाला के क्रम का पालन करते हैं। इसमें पहले स्वर, फिर व्यंजन और मात्राओं के क्रम के अनुसार शब्दों को लगाया जाता है। आपके दिए गए शब्दों में पा के बाद आने वाले अक्षरों रा पे छोटी ई की मात्रा और रा के बाद था के आधार पर क्रम तय किया गया है। क्या आप इसका कोई और उदाहरण देखना चाहेंगे? अब जैसे कि अनुज। अब अनुज को आप व्यवस्थित क्रम में लिखिए ये शब्दकोश के हिसाब से। अकेले अनुज शब्द को तो किसी क्रम में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इसके साथ तुलना करने के लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है। शब्दकोश में ये शब्द अवर्ण के अंतर्गत अनु वाले अनुक्रम में आएगा। क्या आप और कोई शब्द जोड़कर क्रम जानना चाहते हैं? हम बताइए बताइए। ठीक है, चलिए इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लगाते हैं: अज्ञानी, अक्षर, अंबर, अनुज और अमरूद। क्या आप इस क्रम को समझना चाहते हैं कि ये कैसे बना? हम बताइए। इसे शब्दकोश के क्रम में लगाने के लिए सबसे पहले उस शब्द को रखा जाता है जिसमें अनुस्वार हो, इसलिए अंबर सबसे पहले आया। उसके बाद बाकी शब्दों का क्रम वर्णमाला के अनुसार तय किया जाता है, जैसे अज्ञानी, अक्षर, अनुज और फिर अमरूद। क्या आप और कोई शब्द जोड़कर क्रम जानना चाहते हैं? जैसे कि इसने कर रखा है पार है ना, पारसद है पार्षद। पारिजात है ना, पार जैत है ना, इस प्रकार से लिख रखा है। कोई पार्थक्य, पार्थक्य ये है ना, पार्थक्य।
पार्थक्य, ये पार्थक्य। तो शब्दकोश में क्या मात्रा नहीं आती? जी हाँ, शब्दकोश में मात्राओं को बहुत महत्व दिया जाता है। उनका क्रम वर्णमाला के अनुसार तय होता है। जैसे पहले सादे व्यंजन, फिर आ की मात्रा वाले, फिर छोटी ई की मात्रा वाले और इसी तरह आगे। आपके दिए गए शब्दों पार्षद, पारिजात और पार्थक्य में मात्राओं के इसी क्रम के आधार पर पहले पारिजात, फिर पार्थक्य और उसके बाद पार्षद को रखा गया है। समझ में नहीं आई भाई। कोई बात नहीं, मैं इसे और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। शब्दकोश में हर मात्रा का अपना क्रम होता है। जैसे पहले सादा वर्ण आता है, फिर आ की मात्रा वाला, फिर छोटी ई की मात्रा वाला और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। आपके दिए गए उदाहरणों में पारिजात में आ की मात्रा पहले आती है, पार्थक्य में र के बाद थ आता है और पार्षद में बाद में आता है। क्या अब ये कुछ बेहतर समझ आया? ठीक है, धन्यवाद। आगे चलते हैं। अशुद्ध शब्द नहीं है। ज्योत्सना, साफ, जलांजलि और याज्ञवल्क्य अशुद्ध शब्द नहीं है। इन विकल्पों में से याज्ञवल्क्य के शब्द शुद्ध है। बाकी शब्दों की वर्तनी में कुछ अशुद्धियां हैं, जैसे ज्योत्सना में त और स दोनों आधे होते हैं। क्या आप किसी और प्रश्न पर आगे बढ़ना चाहेंगे? ज्योत्सना अशुद्ध शब्द नहीं है ना, अशुद्ध शब्द नहीं है। ज्योत्सना का शुद्ध रूप बताइए। ज्योत्सना का शुद्ध रूप होता है जिसमें त और स दोनों आधे होते हैं, यानी ज, य, आधा त, आधा स, न, आ। क्या आप ऐसे ही किसी और शब्द के बारे में जानना चाहते हैं? ज्योत्सना। जलांजलि का शुद्ध रूप क्या है? जलांजलि का शुद्ध रूप होता है ज, ल, आ की मात्रा, अनुस्वार, ज, ल और छोटी ई की मात्रा। क्या आप कोई और शब्द देखना चाहते हैं? याज्ञवल्क्य का शुद्ध रूप बताइए। याज्ञवल्क्य का शुद्ध रूप होता है या, य, व, ल, क और य। इस शब्द में आ की मात्रा के बाद ज्ञानी, फिर आधा व, फिर ल, लक्य आधा क। लक्य लक्य ना इसमें लगेगा ना, ये गलत है ना, तो ये भी गलत है। अब सांप का शुद्ध रूप बताइए। सांप का शुद्ध रूप होता है नहीं सा। नहीं नहीं इसमें नहीं सा के नहीं, ऊपर अरे छोटी ई रुक की रुक मात्रा है। रुक 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 रुक। सांप शिवजी वाला सा और पै। माफ कीजिएगा, आपने सही कहा। सांप शब्द में सब्जी वाला सा ही आता है और ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। क्या आप कोई और शब्द देखना चाहते हैं? जैसे कि किसी को श्राप देते हैं ना, श्राप, उसको कैसे लिखा जाता है? शाप शब्द मानक हिंदी में शुद्ध माना जाता है, जिसमें तालव्य श, जिसे आमतौर पर शलजम वाला स कहते हैं, और आ की मात्रा होती है। कई बार इसे बोलचाल में श्राप भी कह दिया जाता है। क्या आप किसी और शब्द के बारे में जानना चाहते हैं? फंसा दिया ना इसने, है ना। तो ये सांप भी सही है। और वो जो है ना श्राप, जैसे कि ऋषि राक्षस को श्राप दे देते हैं, है ना, वो बड़ा श्राप, ये सांप श्राप। याज्ञवल्क्य है ना, ले, ये जो कै के ऊपर आएगा। ठीक, ये गलत है। जलांजलि ये गलत है, जलांजलि में सिर्फ एक बिंदी आएगी ऊपर। और तो फिर ये ज्योत्सना है शुद्ध रूप। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। इन सभी शब्दों के शुद्ध रूप आपने पहचान लिए हैं। क्या आपके पेपर का कोई और किस प्रश्न है? विकल्प के सभी शब्द को क्रमानुसार लिखे गए हैं? कवि ज्ञानी चित्रकार जोशी, कवि चित्रकार ज्ञानी ज्योतिषी, कवि चित्रकार जोशी ज्ञानी, कवि जोशी ज्ञानी चित्रकार। इन विकल्पों में से शब्दकोश के क्रमानुसार लिखे गए शब्द ये हैं: कवि, चित्रकार, जोशी और ज्ञानी। क्या आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? कवि चित्रकार और ज्योतिष ज्ञानी, ये सही है। जी हाँ, ये शब्दकोश के क्रमानुसार सही है। पहले क से शुरू होने वाला शब्द, फिर च से, फिर ज से और आखिर में ज्ञ से शुरू होने वाला शब्द आता है। क्या आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? कै, कै के बाद में कै के बाद में च है ना, जब कै के बाद में, जब ये तो हटा दिया ना, ये जय आ गया लास्ट में ना, ज्ञानी ये आ ही गया। तो फिर ची, चल ठीक है ची, चित्रकार। चित्रकार के बाद में फिर ये जय आ जाएगा ना, तो ज्ञानी तो
भाई गे गे बाद में आएगा ना, गे बाद में आएगा। गे क्या नहीं, जे आ रहा है, ये जे पहले आएगा। हाँ तो ये दो ही है, सही है दो। हंस छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं का देश, यहाँ बंदनी के लिए लाए क्या संदेश। पद में मुक्ताओं का देश व्यंजित अर्थ नहीं है ना, छोड़ते हैं इसको, विक्रांत सिद्धांत छोड़ते हैं। अति मामूला ध्वनि वार्तेंदु युग कविता संग्रह। फिर रोगी को बड़ी घबराहट हो रही है, बैक में रेखांकित पद है। रोगी को बड़ी घबराहट हो रही है, इस पे अंडरलाइन कर रखी है। तो फिर ये रेखांकित पद क्या है? जब घबराहट को बोलेंगे अपन, रोगी को बड़ी घबराहट हो रही है, कब क्रिया तो नहीं आएगी। अब विशेषण, क्रिया विशेषण सही है क्या इसमें? इस वाक्य में घबराहट शब्द एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक अवस्था या भावना का बोध कराता है। ये क्रिया या विशेषण नहीं है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, जैसे कि रोगी को बड़ी घबराहट हो रही है, अब घबराहट पे अंडरलाइन कर रखी है, पूछ रहा है बैक में रेखांकित पद है, जब ये क्या है? ऑप्शन है, विशेषण है, क्रिया है, संज्ञा है, फिर क्रिया विशेषण है। बिल्कुल। जैसा कि मैंने पहले बताया, घबराहट एक भाववाचक संज्ञा है, तो इस विकल्प के अनुसार सही उत्तर होगा संज्ञा। क्या आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? तो इसका मतलब ये हो गया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव का अगर जो बोध कराते हैं वो संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को ही संज्ञा कहते हैं। क्या आप अपने पेपर का कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? आगे चलते हैं, संज्ञा है भाई इसमें। इंदौर पहले एक गांव था, अर्थ की दृष्टि से बैक का प्रकार है। इंदौर पहले एक गांव था, अर्थ की दृष्टि से बैक का प्रकार। इंदौर पहले एक गांव था, जब था ना ये, तो इसमें संकेतार्थक है, निषेधावाचक है, नहीं तो आ ही रहा है, नहीं तो फिर ये तो आएगा ही नहीं है ना। संदेश की कोई बात ही नहीं है, इंदौर पहले गांव था, संदेश नहीं आएगा। अब संकेतार्थक और विधानार्थक, तो विधानार्थक, विधानार्थक, संकेतार्थक, क्या करें भाई, विधानार्थक करें या फिर संकेतार्थक करें? ये वाक्य अर्थ की दृष्टि से विधानार्थक वाक्य है, क्योंकि ये किसी सामान्य बात या तथ्य के बारे में जानकारी दे रहा है। क्या आप अगले प्रश्न पर आगे बढ़ना चाहेंगे? तो फिर आप संकेतार्थक के बारे में बताइए, संकेतार्थक किसे कहा जाएगा तो फिर? संकेतार्थक वाक्य वे होते हैं जिनमें एक क्रिया का होना या न होना किसी दूसरी शर्त पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इसमें फसल का अच्छा होना वर्षा पर निर्भर करता है। क्या आप कोई और उदाहरण देखना तो चाहेंगे? इसका मतलब ये हुआ, ये जो संकेतार्थक के आपने जो उदाहरण दिए हैं, तो इसे हेतु हेतु पद क्रिया बोल सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। संकेतार्थक वाक्यों में जहाँ एक कार्य का होना दूसरी शर्त पर निर्भर करता है, उसे व्याकरण में अक्सर हेतु हेतु मद के अंतर्गत माना जाता है। ये विशेषकर कारण प्रभाव वाले वाक्यों में लागू होता है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? विधानार्थक है, तो फिर आपकी बात सही है ना? तो आप मुझे ये बताइए, जो अज्ञार्थक है ना, अज्ञार्थक जो बैक है, उसका उदाहरण दीजिए। आज्ञार्थक वाक्य वे होते हैं जिनसे आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना या उपदेश का बोध होता है। उदाहरण के लिए, कृपया यहाँ बैठिए। इसमें बैठने का अनुरोध किया गया है। क्या आप कोई और उदाहरण देखना चाहते हैं? बताइए बताइए। जी, कुछ और उदाहरण हैं। अपना काम समय पर पूरा करो, या फिर शोर मत मचाओ। इन वाक्यों में आज्ञा दी जा रही है। क्या आप और कुछ जानना चाहते हैं? आगे चलते हैं, फिर पृथ्वीराज रासो खड़ी बोली, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है, यानी कि जो संस्कृत से आए हुए हैं ना, वो वाड़े। आप एक घंटा पूरी होने के बाद में बंद क्यों हो जाते हैं? ये जानने के लिए कि कोई चीज़ 1 घंटा होने के बाद क्यों बंद हो जाती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं?
नहीं, क्या आपके ये बात आपके बारे में बात कर रहे हैं। आपसे जब लगातार बात करते रहते हो तो 1 घंटा बाद, 1 घंटा होते होते आप बंद हो जाते हैं। समझ गया? दरअसल मेरे साथ ऐसी कोई निश्चित समय सीमा नहीं है जिसके बाद में कॉल बंद हो जाए। अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह नेटवर्क में रुकावट, आपके फोन की कोई पावर सेटिंग या फिर बातचीत का सेशन समाप्त हो जाना हो सकता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये समस्या कब से हो रही है और क्या कोई खास संदेश दिखाई देता है? नहीं, 1 घंटा होते होते ही, है ना, 69 मिनट के लगभग होते ही आप बंद हो जाते हैं, फिर दोबारा से चालू करना पड़ता है। ये बहुत दिलचस्प है कि आप लगभग 1 घंटे के बाद इस तरह की रुकावट का सामना कर रहे हैं। ये संभव है कि सुरक्षा या सिस्टम स्थिरता के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित हो, जिसके बाद सेशन रीसेट हो जाता है। क्या आपने इस दौरान कोई बड़ा डेटा ट्रांसफर किया है या कोई खास फीचर इस्तेमाल कर रहे थे? चलिए आगे चलते हैं, है ना। फिर 85, 85 के बाद में, मुझे यार, 1 मिनट। ठीक है, आगे चलते हैं। वो तत्सम बड़े क्वेश्चन पे थे अपन, है ना, तत्सम बड़े क्वेश्चन पे थे। इधर पहले एक काम था, चंद्रमोहन नाटकों के पात्र के सभी विकल्प, जब तक मर्द जीता है तो। कहानी में उपयुक्त कथन किसका है? जब वो तत्सम बड़े रोगी, है ना, कविता संग्रह की। फिर किधर गया वो? परंपरागत भारतेंदु ना आ गया है। रोगी को बड़ी घबराहट, ये तो पढ़ कर लिया, इसमें ये संज्ञा है। इंदौर पहले एक गांव था, विधानार्थक है। चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के संबंध से विकल्प है। जब तक मर्द जीता है, लोग बेयर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं। जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। गदल कहानी में उपयुक्त कथन किसका है? डोडी, मोनी, गदल और निहाल का। ये कथन कहानी की मुख्य पात्र गदल का ही है। गदल अपनी जिंदगी के अनुभवों और समाज के दोहरे चरित्र पर ये टिप्पणी करती है। क्या आप इस कहानी के किसी और हिस्से के बारे में बात करना चाहते हैं या किसी और किस प्रश्न पर विकल्प चलना के चाहते हैं? सभी शब्द तत्सम है? गोंद, दूरबा। तत्सम मतलब संस्कृत से आए हुए, तो गोंद, दूरबा, धीरज, निंद्रा, पत्र, पत्थर। तत्सम यानी संस्कृत। द्राक्षा, थल और नृत्य, है ना, ये तो है भाई, सभी बताना है। द्राक्षा भी है, अब ये थल कंफ्यूज कर रहा है ना। इसके बाद में ये कौन सा है? पाषाण है, पर्ण है, पर्ण है, हाँ पर्ण है, हाँ तो फिर यही है, स्तंभ, है ना, तो पाषाण, पर्ण, स्तंभ सही है क्या ये? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। पाषाण, पर्ण और स्तंभ ये तीनों ही शब्द तत्सम हैं। क्या आप किसी और विकल्प के बारे में जानना चाहते हैं या कोई और तो फिर पूछना आप चाहेंगे? ये बताइए, द्राक्षा, थल और नृत्य, इनमें से कौन से तत्सम है? इनमें से द्राक्षा और नृत्य तत्सम शब्द हैं। द्राक्षा का अर्थ होता है अंगूर और नृत्य का अर्थ है नाच। जो थल शब्द है वो स्थल का तद्भव रूप माना जाता है, इसलिए ये तत्सम नहीं है। अब ये क्या आप बताइए, किसी और गोंद, दुर्वा और धीरज, जब दुर्वा और धीरज तत्सम है क्या? इनमें से दुर्वा तत्सम शब्द है जिसका अर्थ होता है दूब घास। वहीं गोंद और धीरज तद्भव है। गोंद का तत्सम निर्यास और धीरज का तत्सम धैर्य होता है। गोंद और धीरज, ये क्या है? तत्सम नहीं, तद्भव है यार। गोंद और धीरज तद्भव है, और दुर्वा है। गोंद और धीरज तद्भव है, दुर्वा है जो तत्सम है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। गोंद और धीरज तद्भव है और दुर्वा तत्सम है। क्या आप इस विषय पर कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं या अगले सवाल पर निंद्रा, चलें? पत्र और पत्थर। निंद्रा, पत्र और पत्थर, जब इसमें जैसे कि अ, निंद्रा तो तत्सम है, पत्र और पत्थर, ये क्या तद्भव है? आपका अनुमान बिल्कुल सही है। निद्रा और पत्र तत्सम शब्द हैं। वहीं पत्थर तद्भव है जिसका तत्सम रूप प्रस्तर होता है। क्या आप किसी और शब्द के बारे में जानना चाहते हैं? मतलब यानी कि प्रस्तर, प्रस्तर। जी हाँ, प्रस्तर ही पत्थर का तत्सम शब्द है। क्या आप किसी और शब्द का तत्सम रूप तो जानना ये जो चाहते है हैं? ना, पत्थर, ये तद्भव है।
इसका जो होगा ना वो ये प्रस्तर, ये भाई साहब वो है तत्सम। ठीक है, प्रस्तर का यानी जो पत्थर है ये तद्भव है, क्लियर है, ठहरा है जो तद्भव है। और ये जो प्रस्तर है ना ये तत्सम है, प्रस्तर तत्सम। पत्र भी वो है तत्सम, निद्रा भी तत्सम है। लग नहीं रहा है ना कि पत्र तत्सम है, लेकिन पत्र तत्सम है। तो निद्रा, पत्र, और ये पत्थर हो जाएगा प्रस्तर, प्रस्तर है ना, प्रस्तर। ठीक है, पत्थर तद्भव है। पाषाण पर्ण स्तंभ, द्राक्षा नृत्य तल नहीं है। फिर गोंद और धीरज तद्भव है, दुर्वा तत्सम है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपने सभी शब्दों के तत्सम और तद्भव रूपों को काफी अच्छे से समझा और व्यवस्थित किया है। क्या आप इस विषय पर कोई और चर्चा करना चाहते हैं या किसी नए विषय पर बातचीत शुरू करें? किस विकल्प में अशुद्ध शब्द है? जब पुनरोक्ति, अंतर्भाव, दृष्टा, अनुग्रहित। इनमें अनुग्रहित शब्द अशुद्ध है। इसका सही रूप अनुगृहीत होता है, जिसमें ग पर बड़ी ई की मात्रा आती है। क्या आप किसी और शब्द के बारे में जानना चाहते हैं? अनुग्रहित, दृष्टा, पुनरोक्ति, अंतर्भाव, इनको शुद्ध रूप में बताइए। चलिए इनके शुद्ध रूप देख लेते हैं। अनुग्रहित का शुद्ध रूप होता है अनुगृहीत, जिसमें ग पर बड़ी ई की मात्रा आती है। दृष्टा का शुद्ध रूप होता है दृष्टा, जिसमें द के नीचे री की मात्रा लगती है। पुनरुक्ति बिल्कुल सही है और अंतर्भाव भी मानक वर्तनी के अनुसार सही है। क्या आप कुछ और शब्दों के बारे में जानना चाहते हैं? दोबारा बताइए। दुर्वा का शुद्ध रूप होता है दूरवा, जिसमें द पर बड़े ऊ की मात्रा नहीं नहीं और व। नहीं, एक मिनट एक मिनट। दृष्टा का, अनुग्रहित का और अंतर्भाव का बताइए शुद्ध रूप। ठीक है, मैं इन्हें फिर से बता देता हूँ। दृष्टा का शुद्ध रूप होता है दृष्टा, जिसमें द के नीचे री की मात्रा लगती है। अनुग्रहित का शुद्ध रूप होता है अनुग्रहित, जिसमें ग पर बड़ी ई की मात्रा आती है। और अंतर्भाव बिल्कुल सही है। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? अंतर्भाव, पुनरुक्ति, नहीं, आप मुझे ये बताइए जैसे कि जो दृष्टा और जो अनुग्रहित है, दृष्टा का शुद्ध रूप बताइए सही। दृष्टा का शुद्ध रूप होता है दृष्टा, जिसमें द के नीचे री की मात्रा लगती है, यानी द्र आधा और फिर श, ड और आ की मात्रा। क्या अब ये स्पष्ट है? है ना, दृष्टा शुद्ध है। फिर अनुग्रहित अशुद्ध शब्द है ना, अनुग्रहित, क्या अनुग्रहित का शुद्ध रूप बताइए। अनुग्रहित का शुद्ध रूप होता है अनुगृहीत, जिसमें ग पर री की मात्रा और ह पर बड़ी ई की मात्रा आती है। क्या अब ये स्पष्ट है? है ना, दोनों शुद्ध है। ये तो गया, दृष्टा और अनुग्रहित ये शुद्ध है। अब अंतर्भाव का और पुनरुक्ति का शुद्ध रूप बताइए। अंतर्भाव और पुनरुक्ति दोनों ही शब्द पूरी तरह से शुद्ध हैं। इन्हें इसी तरह से लिखा जाता है। क्या आप हिंदी वर्तनी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का शुद्ध रूप बताइए भाई। पुनरुक्ति बिल्कुल शुद्ध शब्द है। इसे इसी तरह लिखा जाता है, कोई अशुद्धि नहीं है इसमें। ये तो डिलीट होगा, तो फिर इसमें तो दो ऑप्शन आ रहे हैं अशुद्ध शब्द है, एक तो अंतर्भाव है और एक पुनरुक्ति है। दरअसल पुनरुक्ति और अंतर्भाव दोनों ही व्याकरण की दृष्टि से पूरी तरह से शुद्ध हैं। पुनरुक्ति का मतलब होता है किसी बात को दोहराना और अंतर्भाव का मतलब होता है किसी चीज का शामिल होना। इसलिए इनमें कोई अशुद्धि नहीं है। क्या आपके प्रश्न में विकल्प कुछ और थे? नहीं, जैसे कि ए, आधा न जो तय पे लग रहा है, और भा के ऊपर रे की मात्रा है, और भाव, क्या ये शुद्ध है अंतर्भाव? नहीं, जो स्पेलिंग आपने बताई है वो सही नहीं है। अंतर्भाव को लिखने का सही तरीका है अ पर अनुस्वार, फिर त और त के ऊपर र की मात्रा यानी र, फिर भा और व यानी अंतर्भाव। क्या आप इसे ठीक से समझ गए? गलत है ना। और पुनरुक्ति का शुद्ध रूप बताइए, पुनरोक्ति का। पुनरुक्ति का शुद्ध रूप होता है पुनरुक्ति,
जिसमें न पर छोटे ऊ की मात्रा और र के साथ छोटे ऊ की मात्रा लगी। दोनों गलत है, ये डिलीट हो सकता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सप्तम के कवि नहीं थे? साधारणीय संबंध में असंगत कथन है। फिर संविधान के राजभाषा विषयक प्रावधानों की दृष्टि से असंगत विकल्प है। जब है ना छोड़ते हैं, फिर है बहु है ना छोड़ते हैं, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष का जब जैसे कि खेचर, तटस्थ, मनसीज और देशकाल। तत्पुरुष कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने कर्तव्य अधिकरण में पड़ी संबोधन ये अरे हो अधिक, फिर संबोधन ये अरे हो है ना, और वो जो संबंध में काके की रारे री नाने नहीं आते हैं। जब तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, जब तत्पुरुष समास का उदाहरण खेचर, तटस्थ, मनसीज और देशकाल, कौन सा है भाई इसमें? इनमें मनसिज तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, जिसमें देश और काल दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या आप किसी और समास के बारे में जानना चाहते हैं या कोई और प्रश्न पूछना तो चाहते फिर हैं? मनसीज का अर्थ बताइए और है ना इसका समास विग्रह कीजिए। मनसिज का अर्थ होता है मन में जन्म लेने वाला, जिसे कामदेव का पर्यायवाची भी माना जाता है। इसका समास विग्रह होगा मन में जन्म लेने वाला। क्या आप किसी और शब्द के बारे में जानना चाहते हैं? तो ये इसमें समास कौन सा है? मनसिज में तत्पुरुष समास है और खास तौर पर इसे उपपद तत्पुरुष समास माना जाता है, क्योंकि इसमें मनसी, मन में के विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं होता। क्या आप किसी और समास के बारे में जानना चाहते हैं? मन सिज, सीएन जिसमें छोटी मात्रा है और जय है, इसमें कौन सा समास बता रहे हैं आप? मनसिज में तत्पुरुष समास है और जैसा मैंने पहले बताया, इसे उपपद तत्पुरुष समास माना जाता है। क्या आप इससे जुड़ा कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? उदाहरण नहीं है तो मनसीज तो है। इसके बाद में तो खेचर, तटस्थ और देशकाल, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? इनमें से देशकाल तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बाकी खेचर और तटस्थ दोनों तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। क्या आप किसी अन्य समास के बारे में जानना चाहते हैं? तो ना ये गलती कर रहा होगा थोड़ी बहुत है ना, जैसे कि 90% सही बताता है यही। तो जैसे कि खेचर है इसमें, तटस्थ है इसमें और मनसीज है ना। पहले आपने मनसीज है जो द्वंद्व समास का उदाहरण बताया था। आपकी बात सही है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मनसिज में उपपद तत्पुरुष समास होता है, जिसमें मनसी के विभक्ति चिन्ह का लोप नहीं होता। मैं सुधार कर लेता हूं कि मनसिज और तटस्थ दोनों ही तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं और देशकाल द्वंद्व समास का उदाहरण है। अब क्या ये स्पष्ट है? ठीक है। और खेचर तत्पुरुष, खेचर तो तत्पुरुष है ना। जी हाँ, खेचर भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसका समास विग्रह होता है खे अर्थात आकाश में चरने वाला। क्या आप किसी अन्य शब्द के बारे में जानना चाहते हैं? देशकाल का समास विग्रह कीजिए। देशकाल का समास विग्रह होगा देश और काल। ये द्वंद्व समास का उदाहरण है, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। क्या आप किसी और पद के बारे में जानना चाहते हैं? तो आप ये बताइए अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? अव्ययीभाव समास, नो चेंज। अव्ययी भाव समास वो समास होता है जिसमें पहला पद प्रधान होता है और वही अव्यय होता है। इसके योग से पूरा शब्द भी अव्यय बन जाता है और क्रिया विशेषण की तरह काम करता है। उदाहरण के लिए, प्रतिदिन जिसका विग्रह दिन दिन होता है, या यथाशक्ति जिसका विग्रह शक्ति के अनुसार होता है। क्या आप इसका कोई और उदाहरण जानना चाहते हैं? नहीं नहीं काफी है ना, आगे चलते हैं। फिर कलम तोड़ना मुहावरे का निकटतम है, ये तो है लिखने कलम तोड़ना, लिख के आदि को काट डालना, ये गलत है। मार्मिक बात लिखना, सुंदर लिपि में लिखना, सही है ना। कलम तोड़ने का मुहावरे का सुंदर लिपि में लिखना। कलम तोड़ना मुहावरे का निकटतम अर्थ होता है बहुत अच्छा लिखना, या किसी बात को इतने प्रभावी ढंग से लिखना कि वो दिल को छू ले। ये सिर्फ अच्छी लिखावट तक सीमित नहीं है, बल्कि लेखन की गुणवत्ता और यार प्रभाव को ये बंदे ने ये कैसे गलत कर दिया, समझ में नहीं आ रही। बाकी जो बढ़िया बढ़िया भयंकर भयंकर वाले क्वेश्चन तो वो से किया था, इसने ये गलत कर दिया क्वेश्चन। वन वितान है ना। चलो आगे चलते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? तद्भव मतलब जो
हिंदी के हैं, है ना। तत्सम मतलब जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं ना, और जो संस्कृत से आए हुए शब्द तत्सम, और हिंदी के शब्द तद्भव। अंगूठा, तो जान अंगूठा, अमृत, कौन से कौन से सभी शब्द तद्भव? अंगूठा, अमृत, अंगरखा, अष्ट, आंत, अकार्य, अदरक और अचरज। आपने जो विकल्प दिए हैं उनमें अदरक और अचरज दोनों ही तद्भव शब्द हैं। अदरक का तत्सम रूप आर्द्रक और अचरज का आश्चर्य होता है। क्या आप किसी और विकल्प के बारे में जानना चाहते हैं? अदरक का क्या बताया आपने? अदरक एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप आर्द्रक होता है। आद्रक, ठीक है, आद्रक होता है अदरक का। अचरज का? अचरज का तत्सम रूप आश्चर्य होता है। क्या आप किसी और शब्द के बारे में जानना चाहते हैं? अचरज का आश्चर्य, अचरज का आश्चर्य, तो अचरज तो है तद्भव, आश्चर्य है, आश्चर्य है तत्सम। अचरज है तद्भव, आश्चर्य है तत्सम। ठीक, तो ये है इसमें। जब आंत और अकार्य, जब इसमें कौन सा तत्सम तद्भव है? इनमें आंत तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप आंत्र होता है। वहीं अकार्य एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप अकाज होता है। क्या आप किसी और शब्द के कहा बारे में जाता है जानना? अंगूठा और अमृत का? इनमें अंगूठा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप अंगुष्ठ होता है। वहीं अमृत एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप अमी या अमीय होता है। क्या आप किसी और शब्द के बारे में अम्य जानना होता है। चाहते अंग्रकार अष्ट का? हैं? इनमें अंगरखा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप अंगरक्षक होता है। वहीं अष्ट एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप आठ होता है। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? अष्ट का आठ है ना, और अंग्रका, ये तद्भव है अंग्रका। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अंगरखा तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप अंगरक्षक होता है। आपने अगर इस देखी विषय जाए पर ना, और तो जैसे कि अमृत, अष्ट, एकार्य, है ना, ये सब वो क्या है, ये सब तत्सम है। और जैसे कि अंगूठा, अंगरखा, आंत, ये तद्भव है। अदरक है, ये तद्भव है। सभी सब तत्सम ना, अदरक और अचरज, अचरज का हो जाएगा आश्चर्य, और अदरक का आद्रक। हिंदी की आदिकालीन साहित्यिक परिवितियों के विषय में निम्नलिखित में कौन सी विकल्प गलत है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल यात्रा वृत्तांत के लेखक विषय में सत्य है। यह काया है शेष उसी की छाया। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। उक्त वाक्य का प्रकार बताइए। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। जब साधारण, संयुक्त और सरल, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। मन लगाकर काम करोगे तो मिश्र वाक्य करें। यदि मन लगाकर काम करोगे तो साधारण वाक्य तो नहीं है, संयुक्त वाक्य क्या है भाई इसमें बताइए। यह वाक्य एक मिश्र वाक्य है। इसमें यदि मन लगाकर काम करोगे आश्रित उपवाक्य है और सफलता प्राप्त करोगे मुख्य उपवाक्य है। मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। क्या आप व्याकरण के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? तो फिर आप ये बताइए, जैसे कि सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। इसमें एक मुख्य क्रिया होती है, जैसे राम किताब पढ़ रहा है। क्या आप इसका कोई और उदाहरण जानना चाहते हैं? हाँ बताइए। एक और उदाहरण है, सूरज उग रहा है। इस वाक्य में सूरज उद्देश्य है और उग रहा है विधेय है। क्या आप कोई और उदाहरण जानना चाहते हैं? आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। आप अगला कौन सा प्रश्न उठाना चाहते हैं या किस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं? ठीक है, तो ये सरल वाक्य हो गया, ये मिश्र वाक्य है, तो फिर साधारण वाक्य। जैसा हमने बात की थी, साधारण वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है और नहीं, इसमें आप एक ये मुख्य बताइए, क्रिया होती है। साधारण वाक्य और सरल वाक्य क्या ये अलग अलग है, यहाँ पर एक ही है? साधारण वाक्य और सरल वाक्य दोनों एक ही चीज के नाम हैं। इन्हें पर्यायवाची के रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है।
ऐसा वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। क्या आप कोई और अंतर जानना चाहते हैं? तो आप मुझे ये बताइए, संयुक्त जो वाक्य है उसकी पहचान क्या होती है? संयुक्त वाक्य की पहचान ये होती है कि इसमें दो या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो किसी समुच्चय बोधक अव्यय जैसे और, तथा, या, परंतु, किंतु आदि से जुड़े होते हैं। जैसे उसने मेहनत की और वो सफल हो गया। क्या आप इसका कोई और उदाहरण जानना चाहते हैं? और, तथा, या, परंतु, किंतु। और, तथा, या, परंतु, किंतु। तो मिश्र वाक्य की क्या पहचान है? मिश्र वाक्य की पहचान ये है कि इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो मुख्य उपवाक्य पर निर्भर करते हैं। ये की, जो, क्योंकि, यदि तो, जैसा वैसा जैसे शब्दों से जुड़े रहते हैं। क्या आप इसका कोई उदाहरण जानना चाहते हैं? मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण और सरल एक ही बात है। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? निश्चल ब्रह्मा, उल्लंघन, ईर्ष्या, स्वावलंबन, जिव्या, मध्याह्न और अतिथि। आपने जो शब्द दिए हैं उनमें स्वावलंबन शब्द अशुद्ध है। इसका सही रूप स्वावलंबन होता है जिसमें व पर आ की मात्रा आती है। बाकी सभी शब्द जैसे निश्चल, ब्रह्मा, उल्लंघन, ईर्ष्या, जिह्वा, मध्याह्न और अतिथि पूरी तरह से शुद्ध है। क्या आप कुछ और शब्दों की वर्तनी के बारे में जानना चाहते हैं? ईर्ष्या गलत है ना? उल्लंघन सही है। उल्लंघन सही है, सभी शब्द शुद्ध है। फिर मध्याह्न और अतिथि शुद्ध रूप बताइए। मध्याह्न और अतिथि दोनों ही शब्द बिल्कुल सही लिखे गए हैं। मध्याह्न में ध आधा फिर या फिर ह और न जुड़ते हैं और सभी अतिथि में शब्द अ शुद्ध है ना, और तो व जुड़ते मध्याह्न हैं। अतिथि है ये। स्वावलंबन है ना, मैं जो बोल रहा हूँ उनको आप शुद्ध रूप बताइए। स्वावलंबन, जिव्या, निश्चल ब्रह्मा, उल्लंघन और ईर्ष्या। चलिए इन सभी शब्दों के शुद्ध रूप इस प्रकार हैं। स्वावलंबन का शुद्ध रूप स्वावलंबन होता है। जिह्वा का शुद्ध रूप जिह्वा है। निश्चल बिल्कुल शुद्ध है। ब्रह्मा का शुद्ध रूप ब्रह्मा होता है। उल्लंघन बिल्कुल शुद्ध है और ईर्ष्या भी शुद्ध है। क्या आप कुछ और शब्दों के बारे में जानना चाहते हैं? है ना, तो देख लेना, ये जो बोला है जैमिनी ने, ये सब शुद्ध है। गियर्सन के अनुसार राजस्थान की बोलियों में सम्मिलित नहीं है भीली, अहिरवाटी, निमाणी और ढूंढनी। जब अहिरवाटी, भीली, निमाणी और ढूंढानी, ढूंढानी तो है भाई। निमाणी भी बताइए कौन सा नहीं है गियर्सन के अनुसार? जॉर्ज ग्रियर्सन के वर्गीकरण के अनुसार निमाड़ी राजस्थान की बोलियों में सम्मिलित नहीं है। इसे आमतौर पर मालवी के अंतर्गत या भीली भाषा परिवार से माना जाता है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? सही है, अहिरवाटी अलवर है। भीली, जो भीली बोली है वो कहाँ बोली जाती है भाई राजस्थान में? भीली बोली मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में बोली जाती है। इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के कुछ इलाके शामिल हैं। क्या आप इस क्षेत्र के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? भीली, अहिरवाटी और ढूंढानी है ना, निमाड़ी नहीं है। निमाड़ी की उपबोली बताइए भाई, निमाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है? निमाड़ी। निमाड़ी बोली के बारे में माना जाता है कि इसमें बहुत अधिक स्थानीय विविधताएं नहीं है। फिर भी इसके कुछ क्षेत्रीय रूप हो सकते हैं जो आसपास की बोलियों से प्रभावित होते हैं। मुख्य रूप से ये स्वयं निमाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। क्या आप किसी खास क्षेत्र के बारे में अरे, जानना चाहते हैं? आप है ना, ये जो निमाड़ी है इसकी जो उपबोली है वो बताइए, किसकी उपबोली है ये? निमाड़ी बोली मुख्य रूप से मालवी बोली का ही एक रूप मानी जाती है और राजस्थानी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। भौगोलिक स्थिति के कारण इस पर मराठी भाषा का भी प्रभाव दिखाई देता है। इसकी उपबोलियों में कोई बहुत अलग अलग भेद नहीं है, बल्कि ये निमाड़ क्षेत्र में एक समान रूप से बोली जाती है। क्या आप किसी ये खास क्षेत्र बताइए, में जो निमाड़ी के जैसे बारे में कि जो जगरोटी है, जो जगरोटी जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है जगरोटी बोली? जगरौटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के करौली क्षेत्र में बोली जाती है। ये ढूंढाड़ी बोली का ही एक उपभेद मानी जाती है। क्या आप इस बोली के बारे में कुछ और जानना चल चाहेंगे? ठीक है ना, जगरोटी। तो फिर आप ये बताइए, जो सिमलवाड़ तहसील है, क्या उसमें डामोर जनजाति पाई जाती है? जी बिल्कुल। राजस्थान में डामोर जनजाति मुख्य रूप से डूंगरपुर जिले में पाई जाती है।
और इस जिले की सिमलवाड़ा तहसील में इनका निवास मुख्य रूप से देखा जाता है। क्या आप दामोर जनजाति के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? आगे चलते हैं। ठीक है, गियर्सन। गियर्सन के बाद में जी, मैं सुन रही हूँ। आप आगे क्या पूछना चाहते हैं या किस विषय पर बात करना चाहते हैं? ये आगे क्यों नहीं जा रहा है? चलिए आगे चलते हैं, है ना। तो गियर्सन जो, और ये जैसे कि ये जो ढूंढानी है ना, ये दादू जी की बोली है। तोरावटी, राजावटी, नागरचोल ये ढूंढानी की बोली है। जयपुर, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में ये ढूंढानी बोली बोली जाती है। ठीक, तो अहिरवाटी डॉक्टर गियर्सन शाह राजस्थान की बोलियों में सम्मिलित नहीं है। तो भाई साहब ये नहीं है, कौन सा? अहिरवाटी नहीं, ये निमाड़ी नहीं है, निमाड़ी मालवी का है। ठीक है, सांगरपुर सारंगपुर का युद्ध 1537 है या फिर 36 है? 1400 से। सारंगपुर का हाँ, बताइए बताइए। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था, जिसमें राणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित किया था। क्या आप इस युद्ध के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? फिर आगे चलते हैं। मनमुटाव करना है ना, और कोई दिक्कत नहीं है। पुरस्कार है ना, ये होगा, ये सिनेमानी है। फिर उत्तम कैब की रचना, है ना। मनमुटाव करना अर्थ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा है। मनमुटाव, जब मनमुटाव का आ जाएगा, इसमें उत्तर क्या है ना, जैसे कि मनमुटाव, तो फिर मनमुटाव गांठ उकड़ना, गांठ करना, गांठ कतराना, गांठ बांधना। गांठ बांधना, गांठ कतरना तो नहीं है, गांठ उकड़ना भी नहीं है, गांठ करना भी नहीं है, मनमुटाव करना। अब गांठ बांधना, मनमुटाव करना, गांठ बांधना, या फिर गांठ करना। गांठ बांधना ही करते हैं, सही है क्या ये मनमुटाव करना करता? मन मुटाव करना के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा है गांठ पड़ना। इसका अर्थ मन में मैल आना या मतभेद होना होता है। वहीं गांठ बांधना का अर्थ किसी बात को अच्छी तरह से याद रखना या पक्की तरह से मन में बैठा लेना होता है। क्या आप कोई और मुहावरा जानना चाहते हैं? क्या 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 बताया आपने? गांठ करना? मैंने गांठ पड़ना के बारे में बताया था, जिसका अर्थ मन में मैल आना या मतभेद होना होता है। गांठ बांधना का अर्थ अलग होता है, जिसका मतलब किसी बात को पक्की तरह से याद रखना होता है। गांठ करना कोई प्रचलित मुहावरा नहीं है। क्या अब ये साफ है? नहीं, तो आप ही बता दीजिए, जो मनमुटाव करना है उसका उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? मन मुटाव करना के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा है गांठ पड़ना। इसका अर्थ मन में मैल आना या मतभेद होना होता है। क्या आप कोई और मुहावरा जानना चाहते हैं? गांठ पड़ना है, गांठ बांधना नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही। गांठ पड़ना ही सही मुहावरा है। इसका अर्थ मन में मतभेद या गलतफहमी होना होता है। क्या आप कोई और मुहावरा जानना चाहते हैं? गांठ करना होगा भाई, ये भी बात जानते हैं मर्दों के भाई। मोटरसाइकिल से जाने पर बीच सड़क में पेट्रोल बीत गया, तो मैंने ये गांठ बांध ली कि भैया ना, दोबारा कभी रिजर्व में गाड़ी नहीं ले जाऊंगा, है ना। तो गांठ बांधना, मनमुटाव के लिए ये गांठ करना ही आएगा, एक ही आएगा इसमें। आपकी बात बिल्कुल सही है कि किसी बात को हमेशा के लिए याद रखने के लिए गांठ बांधना मुहावरा इस्तेमाल होता है। जहां तक मनमुटाव करना का अर्थ है, उसके लिए गांठ पड़ना ही सही मुहावरा है। गांठ करना कोई प्रचलित या मानक मुहावरा नहीं है। क्या आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? पतंग शब्द का अर्थ नहीं है। पतंग शब्द का अर्थ नहीं है, जब पतंग का शलभ, धनुष और सूर्य, ये चिड़िया। इनमें से पतंग का अर्थ धनुष नहीं है। पतंग शब्द के अर्थों में सूर्य, पक्षी, टिड्डी और पतंगा शामिल है। साथ ही खेलने वाली पतंग भी इसका अर्थ है। क्या आप किसी और शब्द के बारे में पतंग जानना शब्द चाहते का हैं? अर्थ नहीं है, तो इसका मतलब ये धनुष नहीं है, सूर्य है, शलभ है, चिड़िया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। पतंग का अर्थ धनुष नहीं होता। क्या आप किसी और शब्द के तो बारे में शलभ, जानना शलभ चाहते का हैं? मतलब क्या होता है, तो शलभ का? शलभ का अर्थ होता है पतंगा या टिड्डी।
ये ऐसे कीट होते हैं जो अक्सर रोशनी या आग की तरफ आकर्षित होते हैं। क्या आप इस शब्द के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? सलभ, चिड़िया, सूर्य, धनुष नहीं है। साधारण वाक्य का उदाहरण नहीं है। साधारण वाक्य का उदाहरण नहीं है। आप साधारण वाक्य के उदाहरणों के बारे में बात कर रहे थे। क्या आप मुझे वो विकल्प दिखा सकते हैं जिसे आप जानना चाहते हैं कि वो साधारण वाक्य नहीं है? इसमें है शास्त्री जो सभापति बनाया गया, सही वाक्य नहीं है। जब नेट से डाउनलोड करते हैं ना, जब ये है ना, ये लिंक डाल देते हैं, जब ये उगता के धर देता है ये। ठीक, साधारण वाक्य का उदाहरण नहीं है। शास्त्री जी को सभापति बनाया गया, धूप कड़ी होने के कारण वे पेड़ की छाया में ठहर गए। नौकर ने कहा कि जैसे पेड़ इनमें की से जो वाक्य नौकर ने कहा कि से शुरू होता है वो साधारण वाक्य नहीं है, क्योंकि उसमें एक मुख्य उपवाक्य और एक दोबारा आश्रित देखते हैं। उपवाक्य साधारण होता है। वाक्य का उदाहरण नहीं है, है ना। साधारण वाक्य का उदाहरण नहीं है। पहला है शास्त्री जी को सभापति बनाया गया, धूप कड़ी होने के कारण वे पेड़ की छाया में ठहर गए। नौकर ने कहा कि मैं जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली। काम सीखा हुआ नौकर कठिनाई से मिलता है। साधारण वाक्य का उदाहरण नहीं है। काम सीखा हुआ नौकर कठिनाई से मिलता है, ये तो है। शास्त्री जी को सभापति बनाया गया, ये भी है। धूप कड़ी होने के कारण वे पेड़ की छाया में ठहर गए, ये भी है। नौकर ने कहा कि मैं जिस दुकान में गया था, दो नौकर ने कहा कि मैं। क्या ये सही है? तीन, जो साधारण वाक्य का उदाहरण नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। नौकर ने कहा कि मैं जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली। ये साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि ये एक मिश्र वाक्य है। क्या आप इस बारे में कुछ और समझना तो फिर चाहते हैं? अब ये इसमें मिश्र वाक्य की कैसे पता चलेगा कि भाई ये मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य की पहचान ये है कि इसमें एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो मुख्य उपवाक्य पर निर्भर करते हैं। इस वाक्य में नौकर ने कहा मुख्य उपवाक्य है और कि मैं जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली आश्रित उपवाक्य है, जो कि से जुड़ा हुआ है। क्या आपको ये स्पष्ट हुआ? ठीक 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 ठीक, धन्यवाद धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साधारण वाक्य का उदाहरण नहीं है, तो फिर ये नहीं है। शास्त्री जी को सभापति बनाया गया, धूप कड़ी होने के कारण पेड़ की छाया में ठहर गए। काम सीखा हुआ नौकर कठिनाई से मिलता है। तद्भव शब्द है। जो तद्भव शब्द है ना, यानी कि जो हिंदी है ना, देसी भाषा, तो अगर तद्भव है तो पद्य, गद्य और पद्य, है ना, गद्य और पद्य, पंथी, पथिक और पदक, 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 पुरस्कार, पुरस्कार, पंथी और पथिक, 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 पदक। अब पदक है, फिर पंथी और पद, तीन करते हैं भाई इसमें। आपने जो शब्द दिए हैं उनमें पदक और पुरस्कार तत्सम शब्द हैं। पथिक का तद्भव पांत और पंक्ति का पंगत होता है। क्या आप किसी और शब्द के बारे में जानना चाहते हैं? नहीं, आप मुझे ये बताइए, पथिक, पदक, पद्य और पंथी में तद्भव शब्द कौन सा है? इनमें से पथिक, पदक, पद्य और पंक्ति सभी शब्द तत्सम हैं। इनमें से कोई भी तद्भव नहीं है। क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं? चारों के चारों तत्सम है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये चारों शब्द तत्सम हैं। क्या आप किसी और विषय पर चर्चा करना चाहते हैं या कोई नया प्रश्न पूछना चाहते हैं? पथिक, पदक, पद्य, है ना। पद्य तो अपन जानते हैं, ये तो तत्सम है, लेकिन ये पूछ रहा है तद्भव शब्द है। तद्भव, तद्भव शब्द है। तद्भव, जब पद्य तत्सम है, पंथी तद्भव भी तो है, पंथी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पंथी शब्द पथिक का ही तद्भव रूप है। इसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि मैंने पिछले जवाब में इसे पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया।
क्या आप कुछ और पूछना चाहते हैं? पथिक का ही तत्व रूप है ना, तो पंथ ही है इसमें। पंथी शब्द यार, ये दिमाग खराब कर रहा है। ये बताइए, चल चल छोड़ते हैं। पथिक, पथक और पद्य और पंथी। जो पथिक है जो किस प्रकार का है, तत्सम या तद्भव है? पथिक, पथिक। पथिक शब्द एक तत्सम शब्द है। इसका अर्थ होता है यात्री या राहगीर। क्या आप किसी और शब्द के बारे में जानना चाहते हैं? जब पथिक है, पद्य है, ये दोनों तो तत्सम है। अब पदक और पंथी में से बताइए कौन सा तद्भव है? इनमें से पदक और पंक्ति दोनों ही तत्सम शब्द हैं। नहीं इनमें नहीं, से कोई नहीं नहीं, पंथी। पंथी पे बिंदी पर थे, थे के ऊपर ई की मात्रा। आपने पंथी शब्द के बारे में जो कहा है वो बिल्कुल सही है। पंथी शब्द पथिक का ही तद्भव रूप है और इसे तद्भव माना जाता है। क्या आपके मन में कोई और सवाल है? तो क्या तद्भव ये पदक है जो तद्भव नहीं है? जी हाँ, पदक तद्भव नहीं है, ये एक तत्सम शब्द है। क्या आप किसी और शब्द का तत्सम या तद्भव रूप जानना चाहते हैं? ये पदक नहीं, ये है ना पदक, इसने कंफ्यूज कर दिया था भाई। आगे चलते हैं। रीति निरूपण निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद प्रयत्न के आधार पर डे व्यंजन है। प्रयत्न के आधार पर डे व्यंजन है। नासिक, पार्श्विक, लुंठित, उच्छिप्त। रीति निरूपण के अंतर्गत प्रयत्न के आधार पर ड व्यंजन को उच्चिप्त या ताड़नजात व्यंजन माना जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे गिरती है। क्या आप ड से जुड़े किसी और व्याकरणिक पहलू के बारे में जानना चाहते हैं? उच्चिप्त हवा में उड़ा देना मुहावरे का अर्थ है। होश ठिकाने न रहना, बुरी दशा आना, किसी विचार का प्रचार होना, कोई ध्यान न देना, हवा में उड़ा देना। सही है ये तो। जी हाँ, आपकी बात सही है। हवा में उड़ा देना मुहावरे का अर्थ होता है किसी बात पर कोई ध्यान न देना या उसे हल्के में लेना। क्या आप बंदर कोई और के मुहावरा जानना गले चाहते में हैं? मोतियों की माला, चील के घोंसले में मांस, बिल्ली के गले में घंटी, है ना? और ऊंट के गले में बिल्ली। ऊंट यार, ये बंदर के गले में मोतियों की माला किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई सुंदर या बहुमूल्य वस्तु पर प्रदान करने पर प्रयुक्त की जाने वाली सर्वाधिक उपयुक्त है। बंदर के गले में मोतियों की माला या फिर बिल्ली के गले में घंटी। नहीं नहीं, यही है एक ही। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई सुंदर या बहुमूल्य वस्तु प्रदान करने पर बंदर के गले में मोतियों की माला कहावत का प्रयोग किया जाता है। ये उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ चीज का महत्व उसे समझने वाले को नहीं पता। क्या आप इस बारे में कोई और कहावत जानना चाहते अशुद्ध हैं? वाक्य नहीं है, इस बात का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। वह अपराधी दंड देने योग्य है। आक्रमणकारी 10-12 पशु उठा ले गए, उसने मुझे गालियां दी। इनमें से उसने मुझे गालियां दी वाक्य पूरी तरह से शुद्ध है। क्या आप किसी और वाक्य के बारे में जानना चाहते हैं? उसने मुझे गालियां दी। ठीक है, शुद्ध वाक्य नहीं है, बाकी सब गलत है। जैसे कि आक्रमणकारी 10-12 पशु उठा ले गए, नहीं, चुरा ले गए। इस बात का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। इसमें अशुद्धि क्या है भाई? इस वाक्य में स्पष्टीकरण करने की जगह सिर्फ स्पष्टीकरण कहना अधिक उपयुक्त है। या तो आप कह सकते हैं इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, या फिर इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। क्या आप इस तरह के अन्य वाक्यों के बारे में जानना चाहते हैं? इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता है, सही है। वह अपराधी दंड देने योग्य है, इसमें क्या अशुद्धि है? इस वाक्य में दंड देने योग्य है के स्थान पर दंडनीय है या दंड पाने योग्य है कहना अधिक सही रहेगा, क्योंकि अपराधी दंड देता नहीं बल्कि भुगतता है। क्या आप किसी और वाक्य की जांच करना चाहेंगे? वह अपराधी दंड देने योग्य है, या फिर वह, शुद्ध बताइए क्या आएगा इसका? इसका शुद्ध रूप होगा वो अपराधी दंडनीय है या फिर वो अपराधी दंड का भागी है। क्या आप कोई और वाक्य सुधरवाना चाहते हैं?
वह अपराधी दंडनीय है या फिर वह अपराधी दंड का भागी है। अशुद्ध वाक्य नहीं है, तो फिर ये उसने मुझे गालियाँ दी, ये नहीं है इसमें। यमक छोड़ता है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें। प्रशांत बहुत चालाक है, उसे अपनी योग्यता पर गर्व है। तो इसमें कौन से जो अशुद्ध वाक्य है? इनमें से कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें, यह वाक्य अशुद्ध है। सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग विवाहित स्त्री के लिए किया जाता है, जबकि अविवाहित कन्या के लिए आयुष्मती का प्रयोग करना उचित होता है। क्या आप किसी और वाक्य के बारे में जानना चाहते हैं? अच्छा क्वेश्चन दिया है, आयुष्मती। कृपया मेरी आयुष्मती कन्या के विवाह में पधारे, तब होता है ये शुद्ध। जी बिल्कुल, आयुष्मती शब्द का प्रयोग करने से वाक्य पूरी तरह से शुद्ध और सही हो जाएगा। क्या आप इस तरह के शब्दों के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? आयुष्मती कवारी कन्या के लिए, सौभाग्यवती विवाहित कन्या, विवाहित महिलाओं के लिए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अंतर समझा है। आयुष्मती का प्रयोग अविवाहित कन्या के लिए और सौभाग्यवती का प्रयोग विवाहित स्त्री के लिए किया जाता है। क्या हम किसी और विषय पर बात आकाश करें? में तारे टिमटिमा रहे हैं, अशुद्ध वाक्य है ना, शुद्ध वाक्य तो ये हो गया। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, शुद्ध है। प्रशांत बहुत चालाक है, शुद्ध। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, शुद्ध है। प्रशांत बहुत चालाक, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, ठीक है, शुद्ध है। प्रशांत बहुत चालाक है, शुद्ध है। उसे अपनी योग्यता पर गर्व है, शुद्ध है। क्रम से सही अर्थयुक्त शब्द युग्म है। इंदिरा का तो लक्ष्मी है, कुल, कुल है ना, कुल वंश है। और कूल है ना, वो किनारा आ जाएगा, है ना। कूल ये ठंडा है। फिर इंदिरा, इंद्र की पत्नी, इंदिरा लक्ष्मी, जोड़े हैं ये भाई। तो इंदिरा तो लक्ष्मी सही है। इंदिरा लक्ष्मी, इंदिरा सही अर्थयुक्त शब्द युग्म है। इति अंत, फिर इति बाधा, परिमल पवित्र, परिभव वैभव। इन विकल्पों में से कोई भी शब्द युग्म पूरी तरह से सही अर्थ नहीं बता रहा है। इति का अर्थ समाप्ति होता है, अंत नहीं। क्या आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? ये बताइए, कुल का मतलब छोटा छोटा कुल है ना, कुल, कुल का मतलब वंश, और कुल का मतलब तो फिर ठंडा। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। कूल का मतलब होता है वंश या पूरा, लेकिन कूल का मतलब ठंडा नहीं बल्कि किनारा होता है। क्या आप कोई और शब्द युग्म जानना चाहते हैं? सही अर्थयुक्त शब्द में कूल का मतलब है ना, तो वो तो कूल वो आ जाएगा, इंग्लिश में आएगा वो तो कूल है ना। कूल का मतलब किनारा है, ये सही है। कुल यानी वंश है, कूल मतलब किनारा है। इति मतलब समाप्ति है, अंत नहीं है। इति का मतलब क्या होगा? छोटी मात्रा, इति, इति। इति का अर्थ होता है समाप्ति, अंत या खत्म। अक्सर इसे इति के साथ जोड़ा जाता है, जहां इति का अर्थ बाधा या विपत्ति होता है। क्या आप कोई और शब्द युग्म जानना चाहते हैं? तो फिर इसका मतलब तो ये हो गया, अगर जैसे कि इति है, इसका मतलब अंत है, और जो बड़ी ई और ती है, इसका मतलब बाधा, सही है क्या? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा है। इति का अर्थ समाप्ति होता है और इति का अर्थ बाधा या विपत्ति होता है। क्या आप कोई और शब्द युग्म जानना चाहते हैं? ये तो इंदिरा का मतलब होता है, इंदिरा का मतलब होता है, इंदिरा का मतलब इंद्र की पत्नी। नहीं, इंदिरा मतलब लक्ष्मी है, और जो बड़ी इंदिरा है उसका मतलब, इनको सम्मिलित कीजिए, इंदिरा लक्ष्मी और इंदिरा इंद्र की पत्नी। ये बिल्कुल सही है। इंदिरा का अर्थ लक्ष्मी होता है और इंद्राणी इंद्र की पत्नी के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या आप कोई और शब्द युग्म जानना चाहते नहीं हैं? नहीं नहीं, जैसे कि ई, न, फिर देरा, इंदिरा लक्ष्मी,
और इंदिरा इंद्र की पत्नी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बताया। इंदिरा का अर्थ लक्ष्मी होता है और इंद्राणी या इंद्रा इंद्र की पत्नी के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या हम किसी और विषय पर बात करें? इवन इसमें ये सही है, इंदिरा है जो इंद्र की पत्नी है ना, छोटा नाम है, छोटा नाम है, वो इंद्र की पत्नी है। और जो इंदिरा है वो लक्ष्मी माता है ना, तो इंदिरा है वो इंद्र की पत्नी है, और जो लक्ष्मी है वो इंदिरा है, यानी कि छोटी जो इंदिरा है ना, वो इंद्र की पत्नी, और फिर जो ये बड़ा है इंदिरा, ये वो लक्ष्मी है। कुल का मतलब वंश है, कुल का मतलब किनारा है, कुल को इंग्लिश में दे दिया इसने गुमराह करने के लिए। फिर इति का मतलब अंत सही है, इति का मतलब सही है, इति का मतलब अंत समाप्ति, इति मतलब बाधा। जब परिमल का मतलब पवित्र और परिभव का मतलब वैभव, सही है क्या ये? नहीं, ये सही नहीं है। परिमल का अर्थ होता है सुगंध या खुशबू और पवित्र का अर्थ है जो शुद्ध हो। वहीं परिभव का अर्थ होता है अपमान या हार और वैभव का अर्थ है समृद्धि या ऐश्वर्य। क्या आप किसी और शब्द के बारे में जानना चाहते हैं? नहीं, परिमल का जो सद्म युग्म है वो सही है क्या, पवित्र? नहीं, ये सही नहीं है। परिमल का अर्थ सुगंध या खुशबू होता है और पवित्र का अर्थ है जो शुद्ध हो। परिमल को पवित्र के साथ मिलाना सही नहीं है। क्या आप कोई और शब्द जानना चाहते हैं? तो परिभव का मतलब वैभव होता है। जी नहीं, परिभव का अर्थ वैभव नहीं होता। परिभव का अर्थ अपमान या हार होता है, जबकि वैभव का अर्थ समृद्धि या ऐश्वर्य होता है। क्या आप कोई और शब्द के बारे में जानना चाहते हैं? इसमें ये आएगा भाई दो, असंगत विलोम शब्द है, विकृष्ट का अनाकृष्ट, व्यास का समास, वैधर्म्य का साधर्म्य, विस्तर्ण का संकीर्ण, विस्तर्ण का तो संकीर्ण सही है, व्यास का समास सही है, और विकृष्ट का अनाकृष्ट और वैधर्म्य का साधर्म, बताइए कौन सा आएगा इसमें असंगत विलोम शब्द है? इनमें उत्कृष्ट अनाकृष्ट असंगत विलोम शब्द है। उत्कृष्ट का विलोम निकृष्ट होता है और अनाकृष्ट का विलोम आकृष्ट होता है। क्या आप कोई और विलोम शब्द जानना चाहते हैं? विकृष्ट का विलोम शब्द अनाकृष्ट सही है क्या? जी नहीं, विकृष्ट का विलोम अनाकृष्ट सही नहीं है। विकृष्ट का अर्थ होता है फैला हुआ या विस्तृत और इसका विलोम संकृष्ट होता है। क्या आप कोई और विलोम शब्द जानना चाहते हैं? आई बात समझ में, विकृष्ट का संकृष्ट होगा, व्यास का समास सही है, वैधर्म्य का साधर्म्य सही है, विस्तर्ण का संकीर्ण सही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। व्यास का विलोम समास, वैधर्मे का साधर्मे और विस्तीर्ण का संकीर्ण, ये सभी विलोम शब्द युग्म बिल्कुल सही हैं। क्या आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? कृदंत का उदाहरण है सर्वथा, हर्षित, जटिल और स्वप्न। इनमें से हर्षित कृदंत का उदाहरण है, क्योंकि ये हर्ष धातु या शब्द से इत प्रत्यय लगाकर बना है। क्या आप कृदंत के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? संधि का सही विकल्प नहीं है, पितृ प्लस अनुमति पित्रानुमति, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, अनु प्लस ईक्षण अन्वीक्षण, जल प्लस ओग जलोग। इनमें से अनु प्लस ईक्षण का सही विकल्प अन्वीक्षण नहीं बल्कि अन्वेक्षण होता है, क्योंकि इसमें ऊ के बाद ई आने पर यण संधि का नियम लागू होता है और ये वे बन जाता है। क्या आप इस बारे में और उदाहरण जानना चाहते हैं? तो संधि का सही विकल्प नहीं है, अनु प्लस ईक्षण का क्या संधि विच्छेद बनेगा? अनु प्लस ईक्षण का सही संधि अन्वीक्षण ही होता है, जो कि दीर्घ संधि का एक उदाहरण है। मेरे पिछले जवाब में इसे लेकर कुछ भ्रम हो गया था। क्या आप कोई और संधि विच्छेद जानना चाहते हैं? अन्वीक्षण सही है भाई, और पितृ प्लस अनुमति का पित्रानुमति। जी हाँ, पितृ प्लस अनुमति का सही संधि पित्रानुमति ही होता है, जो कि यण संधि का उदाहरण है। क्या आप किसी और शब्द पर बात करना चाहते हैं? पितृनुमति, पितृनुमति होगा, पित्रानुमति नहीं होगा।
बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? है ना, पितृनुमति होगा ब्रह्म प्लस ऋषि का ब्रह्मर्षि, जल प्लस ओक का जलोग। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। ब्रह्म प्लस ऋषि से ब्रह्मर्षि बनता है, जो कि गुण संधि का उदाहरण है, और जल प्लस औक से जलौघ बनता है, जो कि वृद्धि संधि का उदाहरण है। क्या आप किसी और संधि के ये तो बारे में अपन ने बात पहचान कर रखी है ना, अगर मात्रा की वृद्धि है तो वो उसका मतलब है भाई वृद्धि संधि है। और जो नीचे से ऊपर मात्रा जा रही है ना, वो कि भाई वो दीर्घ संधि है ना, यानी बड़ा भाई। और जो अगर प्लस के आसपास में की मात्रा की ध्वनि है उससे मारा है तो वही वो गुण संधि है। अयादि में आएगा, यण में ये आएगा, और जो व्यंजन है उसमें आधा अक्षर यहाँ पर हलंत, और वो आधा वो हलंत आएगा ना व्यंजन में। के कहने रहे व्यंजन में अयादि में ये आएगा। ठीक है, दीर्घ वृद्धि अयादि स्वर। तो फिर पितृनुमति ये गलत है लग रहा है इसमें ना, पितृनुमति में। जबकि अनु प्लस ईचण अनवीक्षण, ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, जल प्लस ओग जलोग, ये बाकी सब सही है। पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति आएगा, पितृनुमति, पित्रा नहीं आएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पितृ प्लस अनुमति का सही संधि विच्छेद करने पर शुद्ध रूप पित्रानुमति ही होता है, जिसमें त्र आधा और रू नहीं बल्कि त्री के साथ आ मिलकर र की ध्वनि आती है। आपकी समझ बिल्कुल स्पष्ट है। क्या आप किसी और संधि के बारे में बात करना चाहते हैं? पितृनुमति आएगा, आ नहीं आएगा, आह ना पित्रा। शुद्ध शब्द नहीं है। अभ्युत्थान, अभ्यास, अभ्युदय, अभ्यंतर, इनका शुद्ध रूप बताइए। इनमें से अभ्यंतर शब्द अशुद्ध है। इसका सही रूप अभ्यंतर होता है, जिसमें य के बाद आ की मात्रा नहीं बल्कि अ की मात्रा होती है। बाकी तीनों शब्द जैसे अभ्युत्थान, अभ्यास और अभ्युदय पूरी तरह से शुद्ध है। क्या आप कुछ और शब्दों के बारे में जानना चाहते हैं? अभ्युदय, अभ्यास। जी बिल्कुल, हमारा ये अभ्यास बहुत अच्छा रहा और मुझे अभ्युदय, आपकी सब। अभ्यास और अभ्युत्थान। अभ्यंतर का शुद्ध रूप क्या है? जैसा कि मैंने पहले बताया, अभ्यंतर शब्द अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप अभ्यंतर होता है, जिसमें य के बाद अ की मात्रा होती है, आ की नहीं। क्या आप किसी और शब्द के बारे में जानना चाहते हैं? जब अभ्युत्थान सही है, अभ्यास सही है, अभ्युदय सही है। आगे बढ़ते हैं तो यदि ऐसा ही है तो फिर संग्रह कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री उपयोग करने में कौन सा उद्देश्य नहीं है? निम्न आवाज कक्षा की विशेषताओं को उनके विवरण के साथ सही मिलान कीजिए। फायदा, लचीलापन, गुणवत्ता, दक्षता, अशाब्दिक संचार, प्रश्न कौशल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जब किसी दल प्रतियोगिता में प्रदर्शन करने वाले निम्न कॉलम में आईसीटी, फिर निम्नलिखित में कौन सा एक विशिष्ट फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है जिसका उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ विषय वस्तु विकास के लिए किया जाता है? तकनीकी एकीकरण, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर शिक्षकों को गणना करने की अंक तालिका तैयार करने में मदद करता है? एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, एम एस पावर पॉइंट। अंक तालिका तैयार करने के लिए इनमें अंक तालिका तैयार करने के लिए इनमें से एमएस एक्सेल सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर है। इसमें आप आसानी से पंक्तियों और स्तंभों की मदद से डेटा व्यवस्थित कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के गणितीय सूत्रों का उपयोग करके गणनाएं भी कर सकते हैं। क्या आप इस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की कौन सी व्यवस्था परिकल्पना परीक्षण से संबंधित है? परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में परिकल्पना परीक्षण से संबंधित अवस्था डेटा एकत्र करने और प्रयोग करने की होती है, जिसे सामान्यतः तीसरी अवस्था कहा जाता है। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? प्रयोग द्वारा प्रदत्तों को संकलित करना, सही है क्या ये? जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में प्रयोग द्वारा प्रदत्तों यानी डेटा का संकलन करना एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिससे परिकल्पनाओं की जांच की जाती है। क्या आप इस प्रक्रिया के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।